सब डिनर कर हॉल में बैठे हुए थे। तभी दादी कहती है अंडस्को आशा अब हमें चलना चाहिए। मैं कल पंडित जी को लेकर आऊंगी। उसके बाद बच्चों की शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। फिर दादी काव्या को देख कहती है अंडस्को अगर काव्या बेटे ने चाहा तो एक साथ दो दो डोलियां उठेगी इस घर से। ऐसा कहकर दादी मुस्कुराते हुए आजी को देखने लगती है। आजी भी मुस्कुराते हुए काव्या के देख कहती अंडस्को अगर मेरी लाडो चाहेगी तो ही हम बात आगे बढ़ाएंगे। दादी और आजी की बात सुन काव्या अपना सिर नीचे कर चुपचाप बैठी हुई थी। वही विवान तो खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था और नव्या मन ही मन सोच रही थी अंडस्को नहीं ये शादी में नहीं होने दे सकती मना विवान बहुत अच्छा है। दादी भी दिल की बहुत साफ है पर मैं नहीं चाहती मेरी बहन ऐसे परिवार में आए जिनका रिश्ता माफिया वर्ल्ड से है, क्योंकि अगर वहां आई तो दक्ष रोज मुझे उसके बहाने ब्लैकमेल करेगा। वही दक्ष के फेस पर कोई भाव नहीं थे। उसके बाद दादी और विवान वहां से जाने लगते हैं। विवान इशारे से काव्या को फ्लाइंग किस देता है जिसे देख काव्या अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। तभी दादी दक्ष को देखते हुए अंडस्को चलो दक्ष। दक्ष एक नज़र नव्या को देखता है जो उसे देखते ही अपनी नजरें नीची कर लेती है। उसके बाद दक्ष भी दादी और विवान के साथ निकल जाता है। दक्ष के जाते जी नव्या चैन की सांस लेती है। उसके बाद आजी भी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद नव्या और काव्या अपने कमरे में बैठे बात कर रहे थे। नव्या थोड़ा सीरियस होते हुए अंडस्को काव्या एक बार पूछूं, जिसके जवाब में काव्या अपना सिर हाँ ने हिला देती है। नव्या काव्या का हाथ पकड़ अंडस्को तूने क्या सोचा है विवान के बारे में? मेरा मतलब क्या तू तैयार है उसे शादी करने के लिए? देख मैं जानती हूँ तुझे शादी जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अगर तू नहीं चाहेगी तो ये शादी नहीं होगी। नव्या की बात सुन काव्या अपनी नजरें चुराते हुए कहती है अंडस्को ऐसी कोई बात नहीं है नव्या, एक्चुअली वो मुझे। नव्या उसे बीच में रोकते हुए अंडस्को मैंने कहा ना तू जो कहेगी वही होगा, कोई भी तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। काव्या नव्या के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहती है अंडस्को नव्या में और विवान एक दूसरे को पहले से जानते हैं। नव्या बेफिक्री से अंडस्को हाँ मुझे पता है जिस कॉलेज में तू लेक्चरर है विवान वहाँ का ट्रस्टी है। काव्या नव्या को आंखों में देखते हुए अंडस्को सिर्फ इतना ही रिश्ता नहीं है हमारा। काव्या की बात सुन नव्या उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है अंडस्को मतलब ये कि मैं और विवान एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना कहकर काव्या अपना सिर नीचे कर लेती है। काव्या की बात सुन नव्या बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। क्या? काव्या अपने नजरें चुराते हुए अंडस्को विवान मुझे पिछले 2 सालों से पसंद करता था, या यूं कहे वन साइडेड लव, पर जब उसने मुझसे उसकी फीलिंग्स कही तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। और कुछ दिन पहले ही काव्या नव्या को अपनी और विवान के बीच हुई सारी बातें बता देती है। नव्या काव्या की बात सुन पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से काव्या को देखने लगती है। काव्या नव्या के चेहरे के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहती है अंडस्को क्या हुआ नव्या? काव्या के ऐसे करने से नव्या होश में आती है और कहती है अंडस्को इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते भी हो और प्यार भी करते हो। काव्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। नव्या अंडस्को तो तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे अपने और विवान के बारे में? नव्या का सवाल सुन काव्या भी उसे सवाल करते हुए कहती है अंडस्को बताया तो तूने भी नहीं था मुझे अपने और दक्ष के बारे में। काव्या को बात सुन नव्या अपनी नजरें चुराने लगती है। बात तो काव्या ने एकदम सही कही थी, दोनों ने ही एक दूसरे से सच्चाई छुपाई हुई थी। काव्या नव्या के हाथों में अपने हाथ रख अंडस्को डोंट वरी नव्या, हम साथ नहीं थे इसलिए एक दूसरे से बात शेयर नहीं की, वरना हम हर बात एक दूसरे को बताते हैं, इसलिए तुझे इस तरह नजरें चुराने की जरूरत नहीं है। काव्या बात सुन नव्या मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसके बाद दोनों थोड़ी देर और बात करने के बाद सो जाते हैं। रात को 12 बजे नव्या का फोन रिंग करता है। नव्या अपनी अलसाए आंखों से अपना फोन उठाकर देखती है। नव्या स्क्रीन देखते हुए अंडस्को दक्ष का कॉल, वो भी इतनी रात को। ये इंसान मुझे चैन से सोने भी नहीं देगा। फिर नव्या बेड पर से उठकर अपनी बाजू में सोए काव्या को एक नज़र देख कमरे के बालकनी में चली जाती है। नव्या फोन आंसर करते हुए अंडस्को हीलो। दक्ष कोल्ड वॉइस में अंडस्को नीचे आओ, 2 मिनट के अंदर मैं वेट कर रहा हूँ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। नव्या कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष इतना कहकर फोन काट देता है और नव्या हेलो हेलो करती रह जाती है।
नव्या फोन स्क्रीन को देखते हुए अंडरस्को ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। अब इतनी रात इसे क्या काम। नव्या ने इतना ही कहा था कि उसे दक्ष की दोपहर वाली बात याद आ जाती है कि आज मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ नहीं। अगर दक्ष वो सब यहाँ करने आया हो तो नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर नव्या को याद आता है कि दक्ष ने उसे 2 मिनट के अंदर आने को कहा है। यही सोचकर नव्या फटाफट रूम से निकल जाती है। नव्या घर के बाहर आकर देखती है, दक्ष अपनी कार से टिककर खड़ा था और नव्या को ही देख रहा था। दक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में अंडरस्को पूरे 5 सेकंड लेट हो तुम बीवी। दक्ष की बात सुन नव्या सकपका जाती है क्योंकि दक्ष के एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड थे। नव्या अपनी आंखें नीचे कर अंडरस्को वो मैं आ रही थी। तभी दक्ष नव्या को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और नव्या सीधा दक्ष को बाहों में चली जाती है। दक्ष नव्या के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए अंडरस्को गलती की है तो सजा भी मिलेगी बीवी, इतना कहकर दक्ष नव्या के गालों पर किस कर देता है। डॉट 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 डॉट। नव्या दक्ष की बाहों में खड़ी हुई थी, उसकी नजरें नीचे थी। दक्ष नव्या के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, गलती हुई है तो पनिशमेंट तो मिलेगी माय वाइफ। इतना कहकर दक्ष नव्या के गालों पर किस कर लेता है। दक्ष के मुंह से माय वाइफ सुनकर नव्या दक्ष को आंखों में देखने लगती है, जो उसे बड़े ही इंटेंस नजरों से देख रहा था। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए अंडरस्को ऐसे मत देखो बीवी वरना आई लॉस्ट माई कंट्रोल कहते हुए दक्ष आई विंक कर देता है, जिसे नव्या वापस से हड़बड़ाकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है और दक्ष मुस्कुराते हुए उसके आंखों पर किस कर देता है। फिर दक्ष नव्या का हाथ पकड़ उसे कार में बैठाने लगता है। तभी नव्या उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है। नव्या की नजरों को भाप दक्ष कहता है, अंडरस्को बी रेडी फॉर पनिशमेंट एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें सुबह होने से पहले तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। दक्ष की बात सुन नव्या भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप कार में बैठ जाती है। दक्ष भी दूसरे तरफ से जाकर कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। रात के अंधेरे में दक्ष की कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। उसके साथ ही कार में एकदम शांति थी। नव्या विंडो के बाहर देख रही थी और दक्ष नव्या को देख रहा था। हवा चलने की वजह से नव्या के बाल उड़ रहे थे, कुछ लटें उसके चेहरे पर बार बार आ रही थी और नव्या उसे पीछे कर रही थी। नव्या अपने ख्यालों में गुम थी। नव्या अपने मन में अंडरस्को पता नहीं अब ये क्या करने वाला है, मुझे कौन सी पनिशमेंट देने वाला है, कहीं आज दोपहर की तरफ कार में ही मेरे साथ वो सब नहीं, पर अगर वो करना भी चाहेगा तो मैं उसे रोक भी नहीं सकती। नव्या अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी दक्ष की कार रुकती है और नव्या अपने होश में आती है। नव्या विंडो से बाहर देखते हुए, अंडरस्को हम यहाँ क्या करने आए हैं। दक्ष कार से उतर नव्या के साइड का डोर खोल अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, अंडरस्को बाहर आओ। नव्या भी दक्ष का हाथ पकड़ कर से उतर जाती है। फिर दक्ष नव्या का हाथ पकड़ आगे बढ़ जाता है। नव्या दक्ष को देख रही थी। दक्ष नव्या को बिना देखे चलते हुए कहता है, अंडरस्को गंगा घाट तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है ना। जिसके जवाब में नव्या कहती, अंडरस्को हाँ पर तुम्हें कैसे। नव्या कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष कहता है, अंडरस्को नो मोर क्वेश्चंस बीवी। दक्ष की बात सुन नव्या भी चुप हो जाती है। नव्या यहाँ वहाँ देखते हुए, अंडरस्को इतनी रात में ये जगह कितनी शांत लगती है, वरना ऐसे तो हर वक्त यहाँ भीड़ ही रहती है। दक्ष नव्या को लेकर घाट के किनारे आता है। नव्या दक्ष के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा वहाँ की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। अपने हाथ फैलाकर वहाँ जी खुशबू को महसूस करने लगती है। तभी नव्या को ठंड का एहसास होता है और वो अपने दोनों हाथ समेत अपने बाजुओं को कसकर पकड़ लेती है। दक्ष पीछे से अपना कोट उतार नव्या के ऊपर अच्छे से कवर कर देता है और फिर आकर नव्या के बाजू में बैठ जाता है। नव्या एक नज़र दक्ष को देखती है और फिर वो कोट को कसकर पकड़ लेती है और सामने देखने लगती है। नव्या सामने देखते हुए, अंडरस्को हम यहाँ क्यों आए हैं। दक्ष भी सामने गंगा मैया को देखते हुए, अंडरस्को तुम्हें पता है मैंने पहली बार तुम्हें कहाँ देखता था। जिसके जवाब में नव्या बेफिक्री से कहती है, अंडरस्को वो दिन कैसे भूल सकती हूँ, मैं जिस दिन मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। अगर मैं उस दिन उस हवेली में नहीं आई होती और मेरा सामना तुमसे ना हुआ होता तो मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। दक्ष अभी भी सामने देखते हुए, अंडरस्को तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने उस वक्त तुम में ऐसा क्या देखा कि तुम्हें अपना बना लिया।
तुमसे शादी तक कर ली। उस वक्त जब मैंने तुम्हें हवेली में देखा था, तब तुम्हारा चेहरा नकाब से ढका हुआ था। सिर्फ तुम्हारी काली आंखें और उन आंखों में हिम्मत नजर आ रही थी। नव्या ऊपर आसमान को देखते हुए अंडस्को पर ना ही वो हिम्मत मेरी आंखों में है और ना ही वो जज्बा मेरे अंदर। और दूसरी बात, मुझे नहीं पता तुमने मुझ में उस दिन ऐसा क्या देखा या क्या समझा कि तुमने मुझे अपनी कैद में रख लिया, मुझे जबरदस्ती शादी कर ली। दक्ष अपनी आंखें बंद कर अंडस्को, तुम्हारी काली आंखें जो मुझे तुम्हारे और करीब खींचती है, तुम्हारी खुशबू को मुझे कायल बनाती है। मैंने तुम्हें पहली बार यही देखा था, हाथों में वीणा, सफ़ेद अनारकली सूट, कमर तक काले लंबे बाल जो बार बार तुम्हारे चेहरे को चूम रहे थे, तुम्हारी काली आंखें और तुम्हारी आवाज़ जिसने उस दिन मुझे तुम्हारे करीब आने को मजबूर किया था। नव्या बड़े ध्यान से दक्ष की बातें सुन रही थी। आज उसे दक्ष की बातें सुनने कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। उसने आज से पहले दक्ष को इतनी शांति से खुद से बात करते नहीं देखा था। नव्या सवालिया लहजे में अंडस्को पहली बार यहाँ देखा था। मतलब दक्ष अपनी आंखें खोल मुस्कुराते हुए, अंडस्को ठीक 1 महीने पहले मैंने तुम्हें यहीं पर देखा था, जब मैं कुछ काम से बनारस आया था और मेरे कानों में तुम्हारी आवाज़ पड़ी थी। नव्या बीच में ही, अंडस्को मतलब तुमने मुझे पहले भी देखा था। जिसके जवाब में दक्ष हाँ में अपना सिर हिला देता है। नव्या दक्ष को देखते हुए, अंडस्को तो फिर उस दिन तुम मेरे सामने क्यों नहीं आए? दक्ष नव्या की आंखों में देखते हुए, अंडस्को क्योंकि मैं हमेशा लड़कियों से दूर भागता रहा हूँ और जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उस दिन ही मैं तुम्हारे पास खींचा चला जा रहा था, पर मेरे दिमाग ने मुझे तुम्हारे करीब आने नहीं दिया। पर जब मैंने तुम्हें दूसरी बार देखा तो बस मैं तुम्हारी आंखें देखते ही तुम्हें पहचान गया और उसी दिन मैंने ये सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो पर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। नव्या दक्ष पर से अपनी नजरें हटाकर सामने देखते हुए कहती है, अंडस्को इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे पहले किसी भी लड़की के करीब नहीं गए? जिसके जवाब में दक्ष नव्या की कमर को पकड़ अपने करीब खींच लेता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। नव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष नव्या को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। आज दक्ष की बातों ने नव्या के दिल में एक हलचल पैदा कर दी है। कुछ देर बाद दक्ष नव्या के होंठों को छोड़ देता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, अंडस्को तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो जिसके करीब ये दक्ष सिंघानिया गया है, जिसे दक्ष ने छुआ है, और तुम वो पहली लड़की हो जिसने दक्ष को इतने करीब से देखा है। इतना कहकर दक्ष नव्या को अपने सीने से लगा लेता है और नव्या भी दक्ष के सीने में अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद दक्ष को फील होता है कि नव्या की सांसें भारी हो गई है। नव्या सो गई है तो दक्ष उसे अपनी बाहों में उठाकर कार की तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद कार में बैठ नव्या को अच्छे से अपनी बाहों में भर लेता है। नव्या भी नींद में खुद को दक्ष के अंदर समेटने लगती है। दक्ष कार का पार्टीशन ऑन कर नव्या को लेकर सीट पर लेट जाता है। दक्ष नीचे था और नव्या दक्ष के ऊपर। दक्ष एक हाथ से नव्या के बालों को सहला रहा था और नव्या सुकून से दक्ष के बाहों में सो रही थी। अगली सुबह काव्या रेडी होकर नव्या को जगाते हुए, अंडस्को नव्या उठ जा, जल्दी से नहा ले, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर तू नीचे आ जाना। नव्या अपनी आंखें खोल काव्या को देखती है और कहती है, तू जा, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर नव्या वापस से अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेती ही। उसके बाद काव्या भी कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी नव्या झट से बेड पर से उठकर बैठ जाती है। नव्या खुद से, अंडस्को में यहाँ कैसे? मैं तो दक्ष के साथ घाट पर थी, तो मैं यहाँ। नव्या यही सब सोच रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। नव्या बिना देखे कॉल आंसर करते हुए इरिटेट होते हुए कहती है, अंडस्को कौन है? एक सुबह तुम्हारे साथ नहीं था, इसका मतलब तुम मुझे भूल जाओगी क्या बीवी? आवाज़ सुन नव्या फ़ोन की स्क्रीन देखती है जिसमें दक्ष का नाम लिखा हुआ था। नव्या खुद से, अंडस्को ओह शीट। तभी दक्ष फ़ोन की दूसरी तरफ से, अंडस्को कल रात तुम घाट पर ही सो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचा दिया था। और एक बात और, कल तुम्हारी पनिशमेंट बाकी रह गई थी क्योंकि तुम सो गई थी, लेकिन आज तैयार रहना अपनी सजा के लिए। दोपहर 2 बजे एड्रेस भेज दूंगा, आ जाना। इतना कहकर बिना नव्या को कोई बार सुने दक्ष कॉल कट कर देता है। दक्ष की बात सुन नव्या गुस्से में कहती है, अंडस्को हमेशा अपनी बात पूरी करके कॉल कट कर देता है।
एक बार मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं करता। नव्या दक्ष को गुस्से में कोसते हैं बाथरूम में घुस जाती है। डॉट 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 नव्या बाथ लेकर बाथरूम से बाहर निकल जाती है। नव्या मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगती है। आज नव्या ने एक सिंपल सा ग्रे क्रॉप टॉप और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, साथ ही उसके ऊपर वॉच रिंग पहना हुआ था। उसके बाद नव्या अपने बाल का हाई पोनी टेल बनाकर अपने लिप्स पर हल्की सी लिप बाम लगा बिना किसी मेकअप के रेडी हो जाती है। उसके बाद अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। नव्या नीचे हॉल में आती है तो देखती है कि काव्या डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। ये देख नव्या भी मुस्कुराते हुए काव्या के पास जाकर उसकी हेल्प करने लगती है। थोड़ी देर बाद आजी भी आ जाती है और तीनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आजी ब्रेकफास्ट करते हुए काव्या से कहती है अंडस्को काव्या, जिसके जवाब में काव्या हम में जवाब देती है। आजी काव्या से बोलती है अंडस्को क्या सोचा है तुमने अपने और विवान की शादी के बारे में? बेटा तुम्हें विवान पसंद है या नहीं? आजी की बात सुन काव्या एक नज़र नव्या को देखती है जो उसे ही देख रही थी। नव्या उसे अपनी पलकें झपका हाँ में इशारा करती है, जिसे समझ काव्या भी आजी को देखते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और कहती है अंडस्को जी आजी मुझे विवान पसंद है। काव्या का जवाब सुन आजी खुश हो जाती है और कहती है अंडस्को तो ठीक है, आज ही निशा से बात कर शादी की डेट फिक्स कर देती हूँ। जिसे सुन काव्या तो बहुत खुश हो जाती है, पर नव्या के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ जाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद काव्या अपने कॉलेज चली जाती है और आजी भी दादी से मिलने उनके फार्म हाउस चली जाती है और नव्या अकेले घर में रह जाती है। काव्या का कॉलेज। काव्या अपना लेक्चर खत्म कर जैसे ही क्लास से बाहर निकलती है कि तभी एक पियोन उसके पास आता है और उसे एक लेटर पकड़ा कर वहां से चला जाता है। काव्या भी उस पियोन से लेटर ले लेती है और उसे खोल उसे पढ़ने लगती है। काव्या लेटर पढ़ने के बाद खुद से कहती है अंडस्को ये प्रिंसिपल सर ने मुझे पीछे वाली ऑफिस में क्यों बुलाया है? वो ऑफिस तो काफ़ी समय से बंद है और वहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है। यही सब सोचते सोचते काव्या अपने कदम प्रिंसिपल ऑफिस के तरफ बढ़ा देती है। काव्या प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खड़े होकर यहाँ कितनी शांति है, अंदर जाना ठीक भी होगा या नहीं? नहीं लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना सोचकर काव्या जैसे ही जाने के लिए पलटती है कि तभी कोई पीछे से डोर खोल काव्या के मुंह पर हाथ रख उसकी कमर को पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है और ऑफिस के अंदर ले जाकर गेट बंद कर देता है। ये सब होते ही काव्या की आंखें डर और हैरानी से फैल जाती है और काव्या अपने हाथ पैर चलाते ही खुद को छुड़ाने लगती है, पर सामने वाले को पकड़ काव्या पर काफ़ी मजबूत थी, जिस वजह से काव्या इसकी पकड़ से छूट नहीं पाती। वो इंसान दूर बंद कर काव्या को वहां पड़े सोफे पर बैठा उसके सामने बैठ जाता है। काव्या अपने सामने बैठे इंसान को देख शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में कहती है अंडस्को ये क्या हरकत है विवान? तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी। तभी विवान काव्या के मुंह पर अपना हाथ रख अंडस्को शुश, खबरदार अगर अपने मुंह से ऐसी कोई बेकार बात निकाली तो, क्योंकि तुम्हारी जान पर भी अब सिर्फ और सिर्फ विवान सिंघानिया का हक है, समझी? ये बात विवान ने इतनी सीरियसली कही थी कि ना चाहते हुए भी काव्या विवान को बड़े प्यार से देखने लगती है। तभी विवान आगे बढ़कर काव्या के माथे को चूम लेता हुआ, जिसे काव्या होश में आती है। काव्या गुस्से में विवान के चेस्ट पर मारते हुए कहती है अंडस्को बहुत बुरे हो तुम, मुझे बात मत करो। कौन ऐसा करता है? विवान काव्या का हाथ पकड़ उसके बाजू में बैठते हुए कहता है अंडस्को क्या किया है मैंने कि तुम इतना गुस्सा हो मुझसे? काव्या विवान से बोलती है अंडस्को जब तुम्हें नव्या और दक्ष जीजू के बारे में सब पता था तो तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? और कल जब मैं तुम्हें पूरे दिन पागलों की तरह कॉल कर रही थी तो तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? और हाँ, क्या कहा था तुमने कल सबके सामने कि तुम मुझे नहीं जानते हैं ना? तो अब क्यों मेरे पास आए हो? जाओ यहाँ से। विवान अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है अंडस्को शांत हो जाओ मेरी गधाधारी भीम, मैं तो कल सिर्फ मजाक मजाक में वो सब कहा था, पर तुम तो सच में मुझसे नाराज हो गई थी। उसके बाद विवान पपी फेस बनाते हुए कहता है अंडस्को और तुमने कितनी जोर से मुझे लात भी मारी थी। विवान का ऐसा फेस देख काव्या की हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देख विवान भी मुस्कुराने लगता है। फिर काव्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है अंडस्को अच्छा ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया नव्या और दक्ष के बारे में?
तुम्हें तो सब पता था ना। काव्या को ये बात सुन विवान एक पल के लिए चुप हो जाता है, जिसे देख काव्या उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, अंडस्को क्या बात है विवान, तुम इतने खामोश क्यों हो गए हो? जिसके जवाब में विवान कहता है, अंडस्को मुझे माफ कर दो काव्या, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता और झूठ में तुमसे बोलना नहीं चाहता। विवान की बातें सुन काव्या के माथे पर टेंशन की लेकर उभर आती है। काव्या विवान से बोलती है, अंडस्को तुम कहना क्या चाहते हो विवान, प्लीज जो भी बात है साफ साफ कहो। जिसके जवाब में विवान कहता है, अंडस्को जो भी बात है वो मुंह से बेहतर नव्या भाभी तुम्हें बता पाएंगी, पर मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम बात सुनने के बाद बात को समझने की कोशिश करना, ना कि हाइपर होकर कुछ गलत सोच अपने मन में बैठा लेना। विवान को ऐसी बातें सुन काव्या को और भी ज्यादा टेंशन हो जाती है। तभी विवान आगे कहता है, अंडस्को भाई बहुत प्यार करते हैं भाभी से, इतना कि शायद उन्होंने आज तक किसी को नहीं किया हो। काव्या विवान को सवालिया नजरों से देखते हुए, अंडस्को पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? ये तो सब जानते ही कि नव्या और दक्ष एक दूसरे से प्यार करते हैं। आफ्टर ऑल ये उनकी लव मैरिज है ना। काव्या की इस बात का विवान कोई जवाब नहीं देता, बस वो काव्या को हक कर लेता है। बदले में काव्या भी उसे कसकर हक कर लेती है। विवान काव्या से कहता है, अंडस्को वक्त आने पर सब पता चल जाएगा काव्या, बस तुम सब्र करो, जल्दबाजी में अक्सर चीजें बिगड़ जाती है। एंड आई प्रोमिस, मैं खुद हमारी शादी के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर अभी नहीं। अगर नव्या भाभी चाहेगी तो वो खुद तुम्हें सब बता देगी, पर तुम मुझसे वादा करो तब तक तुम उनसे कोई भी सवाल नहीं करोगी। विवान की बातें सुन काव्या उसे अलग होकर उसे देखने लगती है। काव्या विवान के गालों पर हाथ रख, अंडस्को ठीक है विवान, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगी, मुझे तुम पर और अपनी नव्या दोनों पर पूरा विश्वास है। अगर कोई ऐसी बात है जो शायद अभी मुझे नहीं पता चलनी चाहिए तो आई प्रॉमिस, जब तक तुम या नव्या खुद मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताते तब तक मैं तुम दोनों से कुछ नहीं पूछूंगी। विवान काव्या की बात सुन उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उस पर किसकर कहता है, अंडस्को थैंक यू सो मच मुझ पर विश्वास करने के लिए। इतना कहकर विवान अपने दोनों हाथों से काव्या का चेहरा पकड़ उसके मुलायम होंठों पर अपने सख्त होंठ रख देता है और उसे बड़े ही प्यार से किस करने लगता है। काव्या भी अपनी आंखें बंद कर विवान के इस एहसास को महसूस करने लगती है और बाद में खुद भी विवान का साथ देने लगती है। दोनों बड़ी ही शिद्दत से एक दूसरे को किस कर रहे थे। विवान का एक हाथ काव्या के गले में था और दूसरा उसके बालों में। वही काव्या अपने दोनों हाथों से विवान के बालों को सहला रही थी। करीब 20 मिनट बाद विवान और काव्या एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। विवान अपना सिर काव्या के सिर से जोड़ते हुए, अंडस्को आई लव यू काव्या, आई लव यू सो सो मच। विवान की बात सुन काव्या विवान की आंखों में देख, अंडस्को आई लव यू टू विवान। ये सुनते ही विवान एक बार फिर काव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। काव्या एक बार फिर उसका साथ देने लगती है। विवान के हाथ अब काव्या की कमर को सहलाने लगे थे। उसके बाद विवान अपना एक हाथ काव्या के पीठ को सहलाते हुए उसकी ब्लाउज की डोरी खोल देता है और काव्या के ब्लाउज को उसके कंधे से सरका अपने होंठ काव्या के कंधे पर चलने लगता है। काव्या अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। विवान काव्या गले पर बाइट कर लेटा है जिसे काव्या की आह निकल जाती है। विवान वहीं सोफे पर काव्या को लेटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसके गर्दन पर किस करने लगता है। काव्या के हाथ अभी भी विवान के बालों में चल रहे थे। उसके बाद विवान काव्या को पलट उसकी पीठ को चूमते हुए उसकी ब्लाउज के हुक खोल देता है और एक झटके में काव्या को पलट देता है। ऐसा होते ही काव्या अपने सेंस में आती है और विवान को अपने ऊपर से हटाते हुए कहती है, अंडस्को अभी नहीं विवान। काव्या की बात सुन विवान रुककर काव्या के चेहरे को देखने लगता है, फिर अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेकर काव्या के होंठों पर हल्की सी किस कर उसके ऊपर से हट जाता है। विवान अपनी पीठ काव्या के साइड कर खड़ा हो चुका है, जिसे देख काव्या जल्दी जल्दी से अपने कपड़े सुधारने लगती है। उसके साथ ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। काव्या अपने कपड़े ठीक कर विवान को देखती है जो अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल कर रहा था। विवान को इस तरह देख काव्या को बहुत बुरा लगता है। काव्या विवान के पीछे से गले लगाते हुए कहती है, अंडस्को आई एम सॉरी विवान, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी भी कुछ फिजिकल नीड्स है। फिर अपने भरे हुए गले से कहती है, अंडस्को अगर तुम चाहो तो हम वो सब कर सकते।
काव्या ने इतना कि कहा था कि विवान खुद पलटकर उसको अपनी बाहों में भर लेता है। विवान के ऐसा करते ही काव्या रोते हुए कहती है, अंडस्को मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती थी विवान, पर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारे बीच ये सब शादी के बाद हो। विवान काव्या का सिर सहलाते हुए, अंडस्को शुश, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कब कहा तुमसे कि मुझे अभी तुम्हारी बॉडी चाहिए? हाँ, मैं जब तुम्हारे करीब आता हूँ तो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता हूँ, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे तुम्हारी मर्जी की कोई कदर नहीं है। शादी के बाद भी जब तुम चाहोगी उसके बाद ही मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। हाँ, हो सकता है कि कई बार मैं तुम्हारे करीब आकर खुद पर कंट्रोल ना कर पाऊँ, पर आई प्रॉमिस मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करूँगा। विवान की इतनी प्यारी बातें सुन काव्या रोना बंद कर अपना सिर उठाकर विवान के आंखों में देखती है, जहां उसे खुद के लिए बेशुमार प्यार दिख रहा था। काव्या अपने पंजों पर खड़ी होकर विवान के होंठों पर अपने होंठ रख देती है। नव्या का घर। नव्या अपने कमरे में बैठे कुछ बुक्स पढ़ रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। नव्या जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। नव्या अपना वही समझ वापस से बुक पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद फिर नव्या को किसी की आहट सुनाई देती है। इस बार नव्या चौकना हो जाती है और धीरे से अपनी बुक बंद कर पीछे मुड़कर देखने लगती है, और उसे इस बार भी कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद भी नव्या आगे बढ़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल इधर उधर देखने लगती है, पर अभी भी उसे कोई नहीं दिखाता। नव्या खुद से अंडस्को लगता है मेरा वहम था। इतने दिन उस जंगली आदमी के साथ रहकर मुझे उसकी आदत हो गई है। 1 मिनट में उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? अच्छा है, कम से कम कुछ वक्त के लिए तो मुझे उसे छुटकारा मिला। उसके बाद नव्या को कल रात घाट वाली दक्ष की बातें याद आने लगती है कि कैसे दक्ष ने उसे उसकी मन की बातें बताई थी। यही सब सोचते सोचते नव्या हॉल में लगे सोफे पर बैठ जाती है। नव्या इस बात से अनजान कि कोई 2 जोड़ी आंखें उसे ही देख रही है। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी एक आदमी नव्या के घर के विंडो से बाहर निकल एक आलीशान कार में बैठ वहां से निकल जाता है। वो आदमी कार में बैठकर एक फोटो को देखते हुए, अंडस्को बहुत जल्द तुम मेरे करीब होगी और मैं तुम्हारे सामने, तब हमारे बीच कोई पर्दा नहीं होगा। दक्ष का ऑफिस। दक्ष ऑन कॉल, अंडस्को मुझे उस इंसान की एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आज रात तक, याद रहे आज रात तक। इतना कहकर दक्ष कॉल कट कर देता है। दक्ष ऑफिस में बने कांच ने वॉल के सामने खड़े होकर, अंडस्को बहुत जल्द मुलाकात होगी। इधर नव्या अभी भी दक्ष के ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसका फोन बजता है। नव्या फोन स्क्रीन देखते हुए, अंडस्को फिर दक्ष का कॉल। नव्या कॉल आंसर करते हुए, अंडस्को बोलो। दक्ष ऑन कॉल, अंडस्को इतना रुडली कौन बात करता है अपने हस्बैंड से? नव्या ऑन कॉल, अंडस्को जब रिश्ता जबरदस्ती का हो तो अक्सर ऐसी बातें जो जया करती है। दक्ष सर्द आवाज में, अंडस्को बीवी, आई थिंक तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। एड्रेस भेज रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाना। नव्या दक्ष से, अंडस्को आधा घंटा कैसे? तुमने तो 2 बजे मिलने को कहा था ना। दक्ष सर्द आवाज में, अंडस्को मैंने जो कहा है वो करो, कोई सवाल नहीं। इतना कहकर दक्ष कॉल कट कर देता है। नव्या फिर से गुस्से में फोन स्क्रीन को देखने लगती है। तभी उसके फोन में दक्ष का मैसेज आता है जिसमें कहा जाना है वहां का एड्रेस था। नव्या मैसेज देख फटाफट रेडी होने चली जाती है। 5 मिनट बाद ही नव्या अपनी बुलेट की कीज लेकर घर से निकल। नव्या की बुलेट सुनसान रोड पर फुल स्पीड पर दौड़े जा रही थी कि तभी पीछे से एक कार आती है और नव्या की बुलेट को टक्कर मरती है, जिससे बुलेट का बैलेंस बिगड़ जाता है और बुलेट गिर जाती है। आगे जाकर वो कार रुकती है और उस कार में से एक आदमी निकलता है और बुलेट के पास आकर उस लड़की को अपनी बाहों में उठा लेता है। वो लड़की बेहोश हो गई थी और उसके सिर पर चोट आई थी जिसमें से खून बह रहा था। वो आदमी उसे अपनी बाहों में उठा अपने कार की तरफ बढ़ जाता है। वो आदमी उस लड़की को देख अजीब सी स्माइल करता है और फिर वहां से निकल जाता है। इधर नव्या टैक्सी में से उतर जहां दक्ष ने कहा था उस जगह पहुंच जाती है। नव्या टैक्सी से उतर के देखती है तो उसके सामने एक बड़ी सी होटल थी। नव्या गहरी सांस लेकर होटल के अंदर चली जाती है। ये एक 7 स्टार होटल था जो अंदर से बहुत खूबसूरत था। नव्या अंदर जाकर दक्ष को कॉल करने के लिए डे से ही अपना फोन निकलती है। वैसे ही एक वेटर नव्या के पास आकर उसे ग्रीट कर अपना सर झुकाकर कहता है, मैम सर आपका वेट कर रहे हैं, आप आइए मेरे साथ।
वेटर की बात मान नव्या उस वेटर के पीछे चली जाती है। वेटर नव्या को लेकर एक कमरे के आगे रुकता है और अपने दोनों हाथ बांध कहता है अंडस्को सर अंदर है। इतना कहकर वेटर वहां से चला जाता है। नव्या उस कमरे का दरवाजा देखकर अपने मन में अंडस्को मुझे लगा था मिलने बुलाया होगा, पर इस इंसान के अंदर सिर्फ हवस भरी हुए है, इसीलिए मुझे इस तरह होटल रूम में बुलाया है ताकि मेरे साथ अपनी हवस मिटा सके। यही सब सोचते हुए नव्या रूम का दरवाजा खोल अंदर चली जाती है। रूम के अंदर काफी अंधेरा था। नव्या आगे बढ़ते हुए अंडस्को दक्ष, कहाँ हो तुम? यहाँ अंधेरा कितना है, प्लीज लाइट्स ऑन करो। कि तभी दक्ष नव्या का हाथ पकड़ अंधेरे में ही उसे अपने करीब खींच लेता है, जिसे नव्या घबरा कर चिल्लाने लगती है। कि तभी दक्ष अपने होंठ नव्या के होंठों पर रख उसकी चीख दबा देता है, जिसे नव्या की आंखें हैरानी से और फैल जाती है। पर नव्या अब तक दक्ष का टच पहचान चुकी थी, इसलिए वो अब खुद को शांत कर लेती है। पर दक्ष अभी भी नव्या के होंठों को बड़ी शिद्दत से चूम रहा था। वही नव्या खामोश चुपचाप खड़ी हुई थी। करीब 20 मिनट बाद दक्ष नव्या के होंठों को छोड़ उसके गले पर किस करने लगता है और नव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसके बाद दक्ष नव्या को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है। अभी भी कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। दक्ष अब नव्या को लिटा खुद उसके ऊपर आकर वापस से उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। साथ ही अपने दूसरे हाथ नव्या की पूरी बॉडी पर चलाने लगता है। नव्या बस अपनी आंखें बंद करके दक्ष जो कर रहा था उसे करने दे रही थी। इसके अलावा नव्या कुछ कर भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे अब दक्ष के हाथ नव्या की टॉप के अंदर उसकी कमर सहला रहे थे, जिसे नव्या गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अब दक्ष के हाथ ऊपर की तरह जाने लगते हैं। दक्ष पूरी तरीके से नव्या के आगोश में खोने लगता है। कि तभी नव्या का फोन रिंग करता है, जिसे सुन नव्या अपनी आंखें खोल दक्ष को देखती है, जो अभी भी नहीं रुका था। नव्या खुद पर से दक्ष को हटाते हुए कहती है अंडस्को दक्ष हटो, मेरा फोन रिंग कर रहा है। पर मानो दक्ष पर नव्या की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अभी भी नव्या के गले में किस कर रहा था। नव्या इरिटेट होते हुए खुद की पॉकेट से अपना फोन निकाल के देखने लगती है। उस पर विवान का कॉल आ रहा था। नव्या कॉल आंसर करते हुए अंडस्को हाँ विवान बोलो। विवान ऑन कॉल अंडस्को भाभी काव्या आपके साथ है क्या? तभी दक्ष नव्या के गाल पर बाइट कर लेता है, जिसे नव्या की आह निकल जाती है, जिसे विवान भी सुन लेता है और वो समझ जाता है कि नव्या और दक्ष अब एक साथ है। ये सोचकर विवान को बुरा लगता है कि उसे अभी कॉल नहीं करनी चाहिए थी। तभी नव्या खुद को कंट्रोल कर कहती है अंडस्को विवान वो तो कब की मेरी बुलेट लेकर घर से निकल गई है तुमसे मिलने के लिए। विवान कहता है अंडस्को पर भाभी मैं कब से उसका वेट कर रहा हूँ, पर अब तक वो नहीं आई और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है काव्या की, पता नहीं वो कहाँ होगी और किस हालत में होगी। विवान का फ़ोन स्पीकर पर था, जिस वजह से दक्ष ने सारी बात सुन ली थी। नव्या कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष नव्या पर से उठकर उसके हाथ से फ़ोन लेकर विवान से कहता है अंडस्को विवान तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जलाल और टीम को कहता है वो काव्या के बारे में पता लगा लेंगे और तुम मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं और बीवी अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं। उसके बाद विवान अपना एड्रेस बताता है। उसके बाद दक्ष फ़ोन कटकर नव्या को देकर खुद बेड पर से उठ अपनी शर्ट पहनते हुए नव्या से कहता है अंडस्को मुझे घूरना बंद करो, मुझे बाद में आराम से घूर लेना, इस वक्त तुम्हारी बहन का पता लगाना ज़्यादा जरूरी है। नव्या दक्ष की बात सुन झेप हो जाती है और कहती है अंडस्को तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें घूर रही हूँ? यहाँ कितना अंधेरा है, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा। नव्या की बात सुन दक्ष कमरे की लाइट्स ऑन कर देता है। यूँ अचानक लाइट्स ऑन होने से नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ देर बाद अपनी आंखें खोल दक्ष को देखती है, जो उसे इंटेंस नज़रों से देख रहा था। तभी नव्या का ध्यान उसकी हालत पर जाता है और वो फटाफट बेड पर उठकर बैठ जाती है और अपने कपड़े ठीक करने लगती है। साथ ही वो अपने मन में दक्ष को कोसने भी लगती है। दक्ष नव्या को देख एविल स्माइल कर अपना फ़ोन उठाते हुए नव्या से कहता है अंडस्को अगर तुम्हारा कोसना ही गया हो तो जल्दी चलो, मेरी साली साहिबा का पता लगाना है। दक्ष की बात सुन नव्या भी फटाफट कपड़े ठीक कर बेड से उठ जाती है। फिर नव्या और दक्ष साथ में होटल से निकल विवान ने जहाँ का एड्रेस दिया था वहाँ के लिए निकल जाते हैं। नव्या कार में बैठकर लगातार काव्या को कॉल ट्राई कर रही थी, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था।
नव्या खुद से अंडस को पता नहीं कहाँ गई होगी। हे महादेव, मेरी काव्या की रक्षा करना। तभी नव्या को नजर कार की विंडो से बाहर जाती है और नव्या एकदम से चिल्लाती है, अंडस को गाड़ी रोको। दक्ष। नव्या को यूं चिल्लाता देख दक्ष फौरन गाड़ी साइड पर रोकते हुए नव्या से कहता है, अंडस को क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो। तभी नव्या कार का गेट खोलते हुए कहती है, अंडस को। दक्ष, वो मेरी बुलेट वो। इतना कहकर नव्या कार से उतर जाती है। दक्ष भी नव्या के साथ कार से उतर जाता है। कार से उतर नव्या और दक्ष देखते हैं कि अंडस को नव्या की बुलेट रोड के किनारे पड़ी हुई थी। इस बुलेट की हालत देख ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो। नव्या दौड़कर उस जगह जाती है और चिल्लाते हुए काव्या का नाम पुकारने लगती है। दक्ष भी उस जगह पहुंच इधर उधर देखने लगता है, पर उसे वहां कुछ नहीं दिखाई देता। नव्या रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, अंडस को, काव्या कहाँ हो तुम। दक्ष नव्या के पास आकर घुटनों के बाद बैठ नव्या को गले लगाते हुए कहता है, अंडस को, शांत हो जाओ, काव्या ठीक होगी। उसकी बुलेट की हालत देख ऐसा लगता है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई होगी। नव्या दक्ष के सीने से लग रोते हुए, अंडस को, तो फिर कहाँ गई मेरी बहन। दक्ष नव्या को अपने सीने से लगाकर, अंडस को, उसे कोई हॉस्पिटल ले गया होगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं अभी सारे हॉस्पिटल में कॉल कर पता करवाता हूँ कि कहीं काव्या वहाँ तो नहीं। दक्ष को बात सुन नव्या शांत हो जाती है। फिर दक्ष नव्या को उठाकर कार तक लेकर आता है और कार के अंदर बैठाकर किसी की कॉल करता है। थोड़ी देर बाद कॉल पर बात करने के बाद दक्ष फोन कटकर कार में बैठ निकल जाता है। इधर विवान फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। उसे दक्ष ने कॉल कर फौरन यहां आने को कहा था, जिस वजह से विवान बिना वक्त गवाए फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। कुछ ही देर में दक्ष और नव्या भी फार्म हाउस पर आ जाते हैं। विवान जो सोफे पे बैठ उनका ही वेट कर रहा था, वो तुरंत खड़ा होकर दक्ष और नव्या के पास जाता है। विवान दक्ष से, अंडस को, भाई कुछ पता चला काव्या के बारे में। अब तो रात होने वाली है पर काव्या का अब तक कुछ पता नहीं चला। विवान की बात सुन नव्या और दक्ष एक दूसरे को देखने लगते हैं। दक्ष विवान के कंधे पर हाथ रख, अंडस को, डोंट वरी विवान, हम काव्या का पता बहुत जल्द लगा लेंगे, मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। उसके बाद दक्ष विवान को एक्सीडेंट वाली बात भी बता देता है, जिसे सुन विवान वही अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। दक्ष विवान को संभालते हुए कहता है, अंडस को, विवान, मैंने कहा ना, ये वक्त टेंशन लेने का नहीं है, हम सबको साथ मिलकर काव्या को ढूंढना होगा। अगर तुम ऐसे हार मान जाओगे तो हम आज ही। फिर दक्ष नव्या को तरफ देख जो बेजान गुड़िया की तरह खड़ी थी उसे देख कहता है, फिर हम आज ही और उसकी बहन को कैसे संभालेंगे। दक्ष की बातें सुन विवान अपने आंखों से आंसू पोंछ नव्या को देखता है, जो बेजान सी खड़ी हुई थी। तभी दक्ष का फोन रिंग होता है, जिसे सुन नव्या और विवान दक्ष को देखने लगते हैं। दक्ष एक नज़र उन दोनों को देख कॉल पिक करता है और कुछ देर तक सामने वाले को बात सुन कहता है, अंडस को, उसकी लोकेशन पता करो, वो भी 2 घंटे के अंदर। इतना कहकर दक्ष कॉल कट कर देता है। नव्या दक्ष का हाथ पकड़, अंडस को, क्या हुआ दक्ष, काव्या का पता चला, वो किस हॉस्पिटल में है, कैसी है वो। नव्या ने इतना कहा था कि विवान भी कहता है, अंडस को, हाँ बोलो ना भाई, कुछ पता चला काव्या के बारे में, कहाँ है वो। नव्या और विवान के सवाल सुन दक्ष अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहता है, अंडस को, काव्या का किडनैप हो गया है। दक्ष की बात सुन नव्या और विवान फ्रीज ही जाते हैं। दक्ष अपनी बात कंटिन्यू करते हुए, अंडस को, काव्या की बुलेट का बैलेंस बिगड़ गया था जिस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है, पर उसका बैलेंस किसी कार की टक्कर मारने से बिगड़ा था, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और उसका एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद काव्या का किडनैप हो गया। दक्ष की बात सुन नव्या गुस्से में दक्ष का कॉलर पकड़ कहती है, अंडस को, ये तुमने किया है ना दक्ष, ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। मैंने तुम्हारी हर बात मानी, यहाँ तक कि तुम्हें अपनी बॉडी तक सौंप दी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। उसके बाद भी तुमने मेरी बहन को। नव्या ने इतना ही कहा था कि तभी विवान बीच ने कहता है, अंडस को, ये क्या कह रही है आप भाभी, भाई ऐसा करना तो दूर, वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। विवान की बात सुन नव्या दक्ष के कॉलर को और कसकर पकड़ते हुए कहती है, अंडस को, तुम नहीं जानते विवान, मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई के अंदर छुपे जानवर को, जो अपनी जिद और हवस पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका क्या भरोसा, इसकी हवस मुझे से नहीं मिटी हो तो अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए मेरी काव्या को
तभी दक्ष गुस्से में नव्या को अपने दूर धकेल अपना हाथ उठाते हुए जोर से कहता है, अंडस्को नव्या। दक्ष के हाथ उठाने से नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर दक्ष अपना हाथ रोक लेता है और पीछे दीवार पर जोर से पंच मरता है। नव्या अपनी आंखें खोल दक्ष को देखती है, जो अपनी आंखों में अंगार लिए उसे ही देख रहा था। आज पहली बार दक्ष ने नव्या को उसके नाम से पुकारा था, जिसे सुन नव्या भी शॉक्ड थी। वही विवान दक्ष का ये रूप देख काफी शॉक था, क्योंकि आज दक्ष के आंखों में अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। दक्ष नव्या को बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता हुआ, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने मुंह से ये बकवास बातें करने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर लड़की के साथ अपना बिस्तर गर्म करता फिरता हूँ? दक्ष सिंघानिया नाम है मेरा, लड़कियां मरती है मेरी एक झलक पाने को, पर मैं उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखता। और काव्या वो मेरे छोटे भाई की होने वाली बीवी है, उसका प्यार है, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, समझी तुम? इतना कहकर दक्ष नव्या को वही झटक कर बाहर निकल जाता है। नव्या खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा फर्श पर जा गिरती है। तभी विवान नव्या को सहारा देकर उठाते हुए उसे सोफे पर बैठाकर उसके बगल में बैठते हुए कहता है, अंडस्को भाभी, मैं जानता हूँ कि आप भाई को पसंद नहीं करती, और कहीं ना कहीं आप अपनी जगह बिल्कुल सही भी है, पर आपको इस तरह भाई से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं मानता हूँ उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, पर ट्रस्ट मी भाभी, आपसे पहले भाई ने कभी भी किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। और जहाँ तक बात काव्या की है, भाई उसके साथ कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। नव्या खामोश विवान की बातें सुन रही थी, पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। विवान अपनी जगह से खड़ा होते हुए, अंडस्को भाभी, मैं जा रहा हूँ काव्या को ढूंढने, मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इतना कहकर विवान जाने लगता है कि तभी नव्या उसका हाथ पकड़ कहती है, अंडस्को रुको विवान, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं इस तरह हाथ पर हाथ रख नहीं बैठ सकती। विवान नव्या से कहता है, अंडस्को भाभी, आप यहाँ रहकर दादी और आजी को संभालिए, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। आई प्रॉमिस, मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। विवान को बात सुन नव्या भी चुप हो जाती है, फिर विवान भी वहां से निकल जाता। इधर काव्या एक अंधेरे कमरे में एक चेयर पर बंधी हुई थी। काव्या की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है, उसके सिर पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। काव्या अपनी आंखें खोल अपने आसपास देखने लगती है, पर उसे वहां अंधेरे के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। काव्या अपने आप से, अंडस्को में कहाँ हूँ और यहाँ इतना अंधेरा? फिर काव्या के साथ जो जो हुआ था वो उसे याद करने लगती है। सिर पर चोट लगने की वजह से काव्या को अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। काव्या दर्द में कराहते हुए, अंडस्को में तो विवान से मिलने जा रही थी, तभी किसी कार ने मेरी बुलेट को टक्कर मारी थी और मैं फिर बेहोश हो गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। आह, मेरा सिर। तभी उस कमरे का गेट खुलता है और काव्या अपने सामने देखती है। गेट पर एक आदमी बिजनेस सूट पहनकर अपनी जेब पर हाथ रख खड़ा हुआ था और वो काव्या को ही देख रहा था। काव्या को उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी वो आदमी अपने कदम काव्या तरफ बढ़ा देता है। काव्या उस आदमी को अपनी तरफ आते हुए चिल्लाते हुए कहती है, अंडस्को कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मुझे जाने दो। तभी वो आदमी उस कमरे की लाइट्स ऑन कर देता है। काव्या उस आदमी का चेहरा देखती है और खामोश हो जाती है, जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। काव्या को ऐसे खामोश होता देख वो आदमी तिरछा मुस्कुरा देता है। काव्या उस आदमी को देखकर अपने मन में, अंडस्को आर्यन सिंह, वो भी यहाँ, ये यहाँ क्या कर रहा है और इसने मुझे क्यों किडनैप किया? तभी आर्यन काव्या के पास आता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। काव्या अभी भी शॉक्ड होकर उसे देख रही थी। आर्यन काव्या का चेहरा पकड़ बड़े प्यार से, अंडस्को बहुत इंतजार करवाया है आपने अपना, फाइनली अब आप हमारे सामने हैं। काव्या अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जिसे देख आर्यन फिर से डेविल स्माइल करने लगता है। आर्यन काव्या का चेहरा पकड़ अपने सामने करते हुए, अंडस्को बहुत इंतजार करवाया है आपने बस, पर अब और नहीं, अब आपकी कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। काव्या खुद को छुड़ाते हुए, अंडस्को मुझे जाने दो, देखो तुम ये सब सही नहीं कर रहे, मुझे यहाँ से जाने दो वरना तुम पछताओगे। काव्या को बात सुन आर्यन सरकास्टली हंसते हुए कहता है, अंडस्को जो हमें चाहिए था वो अब हमारे पास है, अब इसके बाद हमें पछताना भी पड़े तो कोई गम नहीं।
इतना कहकर आर्यन अपने होंठ को काव्या के होंठों के करीब ले जाने लगता है, जिसे देख काव्या की सांसें थम सी जाती है। वो खुद का चेहरा हिला कर आर्यन की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है। आर्यन काव्या के चेहरे के करीब जाकर उसके गालों को चूमते हुए कहता है, अंडस्को, हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप खुद हमें अपना लीजिए। और हाँ, आज हमारी शादी है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि बिना किसी ड्रामे के आप चुपचाप इस शादी के लिए तैयार हो जाए, वरना हमको ना चाहते हुए भी आपके साथ जबरदस्ती करनी होगी। इतना कहकर आर्यन कमरे से जाने के लिए मुड़ने लगता है। तभी पीछे से काव्या कहती है, अंडस्को, मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं करूंगी, समझे? तुम एक नंबर के संकी आदमी हो, तुमसे शादी करना तो दूर, तुम्हारे साथ रहना ही इम्पॉसिबल है। ये सब सुन आर्यन के फेस एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं। आर्यन पीछे मुड़कर काव्या को देखता है। आर्यन के चेहरे पर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें एकदम सर्द थी, जिसे देख काव्या भी अपना थूक निगल लेती है। आर्यन काव्या के पास आकर उसकी बाजू को कसकर पकड़ कहता है, अंडस्को, हमने पहले भी कहा था आपसे नव्या, आप हमारी है, हम चाहते हैं आपको, वो भी आज से नहीं, पिछले 5 सालों से। हम बहुत कोशिश की आपको प्यार से समझाने की, पर आप ही की अपनी जिद छोड़ ही नहीं रही। अब एक आखिरी बार कह रहे हैं, आप हमारी है, आर्यन सिंह की, और आज हमारी शादी है। चाहे इसमें आपकी मर्जी शामिल हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, और हमेशा होगा। आज आपकी मांग भरने के बाद आप पर आर्यन सिंह की मुहर लगा दी जाएगी। और फिर आर्यन डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अंडस्को, और आज रात हमारी सुहाग रात, जिसके बाद आप और हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, समझिए आप। इतना कहकर आर्यन काव्या के माथे को चूम खड़ा होकर चला जाता है। फिर दरवाजे के पास खड़े होकर बिना मुझे आर्यन कहता है, अंडस्को, नव्या, हम नहीं चाहते कि हमें आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती करनी पड़े, इसलिए अभी कुछ वक्त में मैड्स यहाँ आएगी आपको तैयार करने, और आप बिना किसी चालाकी के चुपचाप तैयार हो जाएगी। इतना कहकर आर्यन वहां से चला जाता है और दरवाजा बाहर से बंद कर लेता है। आर्यन के जाने के बाद काव्या खुद से, अंडस्को, आर्यन को लगता है मैं नव्या हूँ, इसलिए उसने मुझे किडनैप किया है। अच्छा हुआ मैं नव्या की गाड़ी लेकर आ रही थी, वरना इस वक्त मेरी जगह नव्या यहाँ होती। आर्यन के ये किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं नव्या नहीं, काव्या ही, वरना वो नव्या को यहाँ ले आएगा और मेरे जरिए उसे ब्लैकमेल कर बड़ी आसानी से उसे शादी कर लेगा, और मुझे भी ये से जल्द निकलना होगा। मैं इस पागल आर्यन से शादी नहीं कर सकती। इधर नव्या अपने दक्ष के फार्म हाउस में उसके कमरे में मिरर के सामने खड़ी थी। उसने इस वक्त ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था, साथ ही अपने बालों का हाई पोनीटेल किया हुआ था। नव्या खुद को मिरर में देखते हुए, अंडस्को, बस अब बहुत हुआ, मैं अब कर हाथ पर हाथ रख नहीं बैठ सकती, मुझे खुद अपनी काव्या को ढूंढने जाना होगा। उसके बाद नव्या अपने शूज का लेस बांधने लगती है कि तभी दक्ष कमरे में आता है, जिसे देख नव्या उसे इग्नोर कर देती है। दक्ष नव्या के पास आकर उसकी बाजू कसकर पकड़ अपने करीब खींचते हुए कहता है, अंडस्को, कहाँ जा रही हो? उसकी बात पर नव्या कहती है, अंडस्को, मैं अपनी बहन को ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए मैं खुद अपनी बहन को ढूंढने जाऊंगी। इतना कहकर नव्या अपनी बाजू को दक्ष से छुड़वाने लगती है। दक्ष अपने दांत पीसते हुए, अंडस्को, तुम कहीं नहीं जाओगी। नव्या गुस्से में दक्ष की आंखों में देखते हुए, अंडस्को, मैं जाऊंगी। नव्या की बात सुन दक्ष उसके हाथ को पकड़ मोड़कर उसकी कमर से लगाते हुए कहता है, अंडस्को, बड़ी जल्दी है अपने आशिक के पास जाने की। दक्ष की बात सुन नव्या उसे नासमझी में देखने लगती है। दक्ष अपनी बात जारी रखते हुए, अंडस्को, तुम्हारी बहन के तुम्हारे ही आशिक ने किडनैप किया है। दक्ष की बात सुन नव्या हैरान हो जाती है और कहती है, अंडस्को, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दक्ष नव्या के जबड़ों को कसकर पकड़ते हुए, अंडस्को, बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। आर्यन सिंह यही नाम है ना उसका? दक्ष के मुंह से आर्यन का नाम सुन नव्या फ्रिज हो जाती है। नव्या हकलाते हुए, अंडस्को, आर्यन। दक्ष नव्या को बाजू और कसकर पकड़ उसे जोर से हिलाते हुए कहता है, अंडस्को, हाँ आर्यन, जिसे मिलने तुम उस दिन उस मॉल में गई थी। दक्ष के मुंह से मॉल वाली बात सुन नव्या को फिर से एक झटका लगता है। नव्या अपने चेहरे पर हैरानी के भाव लिए दक्ष को देख रही थी। तभी दक्ष नव्या को छोड़ अपने कॉबर्ड से एक गन निकाल अपनी जेब में रख कमरे से निकलने लगता है।
दक्ष को जाता देख नव्या उसे रोकते हुए कहती है अंडस्को कहाँ जा रहे हो तुम। जिसके जवाब में दक्ष बिना पीछे मुड़े कहता है अंडस्को अपने भाई के प्यार को बचाने। इतना कहकर दक्ष कमरे से निकल जाता है। नव्या भी दक्ष के पीछे भागते भागते घर के बाहर आ जाती है। विवान वहां पहले से ही दक्ष का वेट कर रहा था। वह नव्या को देख कहता है अंडस्को भाभी आप यहाँ। जिसके जवाब में नव्या कार का डोर खोल उसमें बैठते हुए कहती है अंडस्को मैं भी चलूंगी तुम दोनों के साथ। पर भाभी विवान कुछ बोलता उसे पहले ही नव्या कहती है अंडस्को प्लीज विवान वो बहन है मेरी मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ नहीं सकती। एंड आई एम वेल ट्रेन्ड CBI एजेंट तो तुम मेरी तो फिक्र मत ही करो। नव्या की बात सुन विवान खामोश हो जाता है और दक्ष की तरफ देखने लगता है जिसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। विवान दक्ष का हाथ पकड़ उसे आंखों में इशारा करते हुए नव्या को भी अपने साथ ले जाने को कहता है। दक्ष बिना कुछ कहे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वही विवान भी पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं। साथ ही उनकी कार के पीछे कई सारी कार्स का काफिला चल रहा था जिसमें दक्ष के बॉडीगार्ड्स थे। दक्ष अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर अंडस्को जलाल क्या अपडेट है। उधर से जलाल कहता है अंडस्को बॉस इन्फॉर्मेशन पक्की है काव्या मैम इसी बंगलों के अंदर है और अभी अभी उस बंगलों में एक पंडित जी को भी ले जाया गया है। जिसके जवाब में दक्ष कहता है अंडस्को ठीक है नजर रखो और कुछ भी अलग हो तो मुझे इन्फॉर्म करो मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर दक्ष कॉल कट कर देता है। विवान और नव्या एक साथ पूछते हैं अंडस्को क्या कहा जलाल ने। दक्ष सामने देखते हुए कहता है अंडस्को काव्या आर्यन के बंगलों में है आर्यन की कैद में हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा और अभी अभी एक पंडित को भी बंगलों में जाते देखा है। पंडित जी उनका वहां क्या काम। कहते हुए विवान दक्ष को देखने लगता है। तभी नव्या कहती है अंडस्को कहीं आर्यन काव्या के साथ शादी। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता हमें रोकना होगा ये सब। विवान नव्या को देखते हुए अंडस्को आर्यन है कौन भाभी और आप उसे कैसे जानती है। विवान का सवाल सुन नव्या दक्ष को देखने लगती है और कहती है अंडस्को आर्यन और मैं एक साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे तभी मेरी मुलाकात हुई थी उससे। वो दिल्ली को बहुत बड़ा बिजनेसमैन है इस वक्त और वो मुझे कॉलेज टाइम से ही बहुत पसंद करता था। मैंने उसे हर बार समझाकर उसे दूर रहना चाहा पर वो एक नंबर का सनकी आदमी है। वो पिछले 5 सालों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। विवान नव्या को बात सुन कहता है अंडस्को तो उसने काव्या को क्यों किडनैप किया। जिसके जवाब में नव्या कुछ कहती उसे पहले ही दक्ष कहता है अंडस्को क्योंकि मिस्टर आर्यन सिंह जिसे 5 साल से प्यार करने का दावा करते हैं वो इसे पहचान नहीं पाए और उसकी जगह उसकी बहन को किडनैप करके ले गए। दक्ष को बात सुन नव्या उसे गुस्से में घूरने लगती है। वही विवान कहता है अंडस्को मतलब आर्यन ने काव्या को नव्या भाभी समझकर किडनैप कर लिया है और जिस तरह आप बता रही है उस हिसाब से वो सनकी आदमी काव्या के साथ कुछ भी कर सकता है। फिर एक पल रुककर विवान कहता है अंडस्को कहीं आर्यन काव्या से शादी तो नहीं करने वाला इसीलिए तो उसने पंडित जी को बुलाया होगा। विवान की बात पर हामी भरते हुए नव्या कहती है अंडस्को मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि उस दिन जब वो मुझे मॉल में मिलने आया था तब उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उसने ये भी कहा था कि ये आखिरी बार है जब वो मुझसे मेरी हामी लेने आया है। उसकी बात सुन मुझे लगा नहीं था कि उसकी बातों का ये मतलब था। तभी दक्ष कहता है अंडस्को अब जो भी हमें वही चलकर सब पता चलेगा। ... इधर आर्यन के बंगलों में जिस रूम में काव्या बंधी हुई थी तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और 4 औरतें अपने हाथ में बड़े बड़े थाल लेकर कमरे में आती है। काव्या अपनी आंखें खोल सबको देखने लगती है। तभी उन औरतों में से एक औरत आगे आकर काव्या के हाथ खोल देती है और उसे कहती है अंडस्को मैम आप प्लीज़ जाकर नहा लीजिए उसके बाद हम आपको तैयार कर देंगे। काव्या उस औरत को देख गुस्से में कहती है अंडस्को मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मुझे तैयार भी नहीं होना आप लोग जाए यहाँ से। तभी वापस से वो औरत कहती है अंडस्को मैम सर का ऑर्डर है आपको 1 घंटे के अंदर तैयार करके नीचे ले जाना है। काव्या वापस से गुस्से में कहती है अंडस्को मैंने कहा ना मुझे नहीं होना तैयार जाकर कह दो अपने सर से। वही औरत फिर से कहती है अंडस्को मैम सर बहुत गुस्सा हो जाएंगे अगर उन्हें पता चला को आपने तैयार होने से मना कर दिया है।
काव्या उस औरत को देख कहती है, अंडस्को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बोझ से। तभी आर्यन को आवाज आती है, अंडस्को अब आपको फर्क पड़े। नव्या। आर्यन को आवाज सुन काव्या के साथ सभी औरतें दरवाजे की तरफ देखती है, जहां आर्यन अपनी लाल आंखों के साथ अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर खड़ा था और काव्या को घूर रहा था। आर्यन को वहां देख सारी मैड्स अपना सिर झुकाकर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद आर्यन रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है, जिसे देख काव्या घबरा जाती है। आर्यन काव्या के सामने आते हुए, अंडस्को हमने आपसे पहले ही कहा था बिना किसी ड्रामे के आप चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाएंगी, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। काव्या बीच में ही गुस्से में कहती है, अंडस्को और मैं तुम्हारी बात मानूंगी भी नहीं समझे। आर्यन सनक भरी स्माइल के साथ, अंडस्को हमें अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है। नव्या। हम नहीं चाहते थे कि ये सब हम आपके साथ करें, पर आपने खुद हमें मजबूर किया है ये सब करने के लिए। आर्यन को बात सुन काव्या घबराते हुए कहती है, अंडस्को क्या सब करने के लिए। तभी आर्यन काव्या को पकड़ उसकी टॉप कंधे से पकड़ नीचे खींच देता है, जिसे काव्या के कंधे साफ साफ नजर आने लगते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि काव्या को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता, पर जब उसे समझ आता है कि उसके साथ क्या हुआ है तो वो झट से अपने दोनों हाथों से खुद को कवर कर कहती है, अंडस्को तुम पागल हो गए हो, ये क्या बदतमीजी है। तभी आर्यन काव्या को बाजू को कसकर पकड़ कहता है, अंडस्को आधा घंटा, बस आधा घंटा है आपके पास, जल्दी से हमारी दुल्हन बन शादी का जोड़ा पहनकर नीचे आ जाए, वरना हमें खुद आपको शादी का जोड़ा पहनाना पड़ेगा। इतना कहकर आर्यन काव्या को छोड़ वहां से चला जाता है। काव्या भरी आंखों से आर्यन को जाता देख रही थी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय आर्यन की बात मानने का। आर्यन के जाने के बाद वही औरतें वापस से कमरे में आती है और काव्या को शादी का जोड़ा देते हुए कहती है, अंडस्को मैम आप इसे पहन लीजिए। काव्या न चाहते हुए भी वो जोड़ा ले लेती है और बाथरूम में घुस जाती है। 1 घंटे बाद काव्या मिरर के सामने खड़ी थी और खुद को आईने में देख रही थी। तभी आर्यन कमरे में आता है और उसकी नज़र काव्या पर थम सी जाती है। काव्या ने रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था, साथ ही ब्राइडल मेकअप किया हुआ था। बिल्कुल एक खूबसूरत गुड़िया की तरह दिख रही थी। आर्यन की नज़रें काव्या पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी काव्या को नजरें भी आर्यन की नज़रों से जा मिलती है, जो उसे बिना पल के झपकाए देख रहा था। आर्यन अपने कदम काव्या की तरफ बढ़ाने लगता है, जिसे देख काव्या अपने कदम पीछे लेने लगती है। आर्यन अभी भी काव्या की तरफ बढ़ रहा था। काव्या अब दीवार से टकरा जाती है। आर्यन काव्या के बिल्कुल करीब आ जाता है और अपने दोनों हाथ काव्या के आजू बाजू लगाकर दीवार पर रख देता है। काव्या गुस्से में, अंडस्को क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। काव्या की बात सुन आर्यन काव्या की कमर पकड़ खुद से चिपकते हुए कहता है, अंडस्को कभी नहीं जाने दूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। इतना कहकर आर्यन काव्या के होंठों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। काव्या आर्यन के कंधे पर अपने हाथ रख उसे दूर करते हुए कहती है, अंडस्को ये क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे। काव्या की बातों को इग्नोर कर आर्यन काव्या के होंठों की तरफ बढ़ने लगता है। आर्यन को ना रुकता देख काव्या गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्यन को खुद से दूर धकेल देती है, जिसे आर्यन का बैलेंस नहीं बनता और वो काव्या से 4 कदम दूर हो जाता है। काव्या आर्यन को अपनी फिंगर पॉइंट आउट करते हुए कहती है, अंडस्को दूर रहो मुझसे। आर्यन खबरदार, अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसके सिवाय किसी का हक नहीं है मुझे छूने का। आर्यन जो काव्या के इस तरह धक्का देने से पहले ही गुस्से में था, वो अब काव्या की किसी और से प्यार करने वाली बात सुना बबूला हो जाता है और काव्या के करीब जाकर उसके कमरे में हाथ डाल खुद के करीब कर कहता है, अंडस्को खबरदार, अगर आप में हमारे सिवाय किसी और मर्द का ख्याल भी अपने जहन में लाया तो आप पर, आपकी रूह पर और आपके जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ आर्यन सिंह का हक है। तो आइंदा कभी भी अपने मुंह से किसी और से प्यार करने की बात मत निकालिएगा नव्या, वरना उस इंसान को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काव्या आर्यन का ये रूप देखकर अंदर तक सहम कर है, पर वो अपने फेस पर ये बात जाहिर नहीं होने देती। आर्यन इतना कहकर काव्या का हाथ पकड़ उसे कमरे से बाहर ले जाता है। आर्यन काव्या का हाथ पकड़ उसे नीचे हॉल में लाता है, जहां हॉल के बीचों बीच शादी का मंडप लगा हुआ था। वह पंडित जी बैठे हुए थे, साथ ही पूरे हॉल में ब्लैक सूट में गार्ड्स अपना सिर नीचे कर खड़े हुए थे।
और वह कुछ मैट्स भी थी जिन्होंने ने काव्या को रेडी किया था। आर्यन काव्या का खींचते हुए उसे मंडप की तरफ ले जाने लगता है। काव्या आर्यन का हाथ छुड़वाते हुए कहती है, अंडस्को हाथ छोड़ो हमारा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं किसी और से। काव्या ने इतना ही कहा था तभी आर्यन अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर काव्या का मुंह बांध देता है। साथ ही मेड के हाथों से एक रस्सी लेकर काव्या के दोनों हाथ भी बांध देता है। काव्या बहुत कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। उसके बाद आर्यन काव्या को अपने बाहों में उठाकर मंडप में ले जाता है और उसे वहां जबरदस्ती बैठा देता है। काव्या इस वक्त बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार विवान का मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। काव्या अपने मन में, अंडस्को कहाँ हो विवान, यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। दक्ष की कार आर्यन के बंगलों के सामने जाकर रुकती है। बंगलों का गेट बंद था, जिसे देख दक्ष बिना कोई वार्निंग दिए सीधा अपनी कार से मेन गेट तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। साथ ही उसके पीछे दक्ष के बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी अंदर घुस जाती है। दक्ष, नव्या और विवान फौरन अपनी गाड़ी से बाहर निकल आर्यन के बॉडीगार्ड्स पर फायरिंग करने लगते हैं। विवान कोई गैंगस्टर नहीं था, पर उसे बंदूक चलाना बहुत अच्छे से आता था। इधर आर्यन के कानों में जब गोलियां चलने की आवाज आती है तो वो सोच में पड़ जाता है। तभी एक आदमी आकर आर्यन से कहता है, अंडस्को बोस, बाहर कुछ लोग बंदूक लेकर घुस आए हैं और फायरिंग कर रहे हैं। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि कौन लोग हैं जो यहाँ घुस आए हैं। तभी उसकी नज़र काव्या पर पड़ती है जो आंखों में चमक लिए ये सब सुन रही थी, जिसे देख आर्यन समझ जाता है हो ना हो कोई काव्या को बचाने के लिए यहाँ आया है। तभी आर्यन काव्या को अपनी बाहों में उठाकर अपने बॉडीगार्ड से कहता है, अंडस्को गाड़ी निकालो, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। आर्यन की बातें सुन काव्या की आंखें बड़ी हो जाती है। वो ना में अपने सिर को हिलाने लगती है। आर्यन जैसे ही काव्या को लेकर मंडप से बाहर निकलने लगता है तभी उसके पीछे से आवाज आती है, अंडस्को आर्यन, छोड़ दो मेरी बहन को। आर्यन के कानों पर जैसे ही ये आवाज आती है वो हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है और अपने सामने का नज़ारा देख वो टोटली शॉकेड हो जाता है। डॉट 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 आर्यन आवाज आए जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द ही निकलता है, नव्या। काव्या नव्या को देख बहुत खुश होती है, पर सेम टाइम उसे ये भी रियलाइज होता है कि अगर आर्यन को पता चला वो काव्या है, नव्या नहीं, और जो लड़की उसके सामने खड़ी है वो नव्या है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। आर्यन हैरानी से एक बार काव्या को देखता है और एक बार अपने सामने खड़ी नव्या को। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी नव्या अपने कदम आर्यन और काव्या की तरफ बढ़ाने लगती है। आर्यन अपनी पॉकेट से गन निकाल नव्या पर पॉइंट आउट कर कहता है, अंडस्को कौन हो तुम। नव्या उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, अंडस्को नव्या हूँ मैं आर्यन। नव्या ने इतना ही कहा था कि काव्या कहती है, अंडस्को बकवास बंद करो अपनी, नव्या तुम नहीं मैं हूँ। काव्या को बात सुन नव्या हैरान होते हुए कहती है, अंडस्को ये क्या कह रही हो तुम काव्या। नव्या के मुंह से काव्या नाम सुन आर्यन कहता है, अंडस्को कौन काव्या, ये हमारी नव्या है। आर्यन की बात पर हामी भरते हुए काव्या कहती है, अंडस्को हाँ मैं हूँ नव्या। नव्या सारा मंझरा समझते हुए कहती है, अंडस्को काव्या देखो तुम झूठ मत बोलो, हम सब यही है, मैं खुद को और तुम्हें हम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। आर्यन चीखते हुए कहता है, अंडस्को चुप, बिल्कुल चुप, हमने कहा ना, इनका नाम काव्या नहीं नव्या है, हमारा प्यार। तभी नव्या के पीछे से दक्ष की आवाज आती है, अंडस्को ये कैसा प्यार है मिस्टर आर्यन सिंह, कि आपको अपने ही प्यार की पहचान नहीं है। दक्ष की आवाज सुन आर्यन उसकी तरफ देखता है और कहता है, अंडस्को कौन हो तुम सब लोग, और ये क्या बकवास लगा कर रखी है। विवान भी वहां आ जाता है और काव्या को देखता है जो शादी के जोड़े में आर्यन की गिरफ्त में खड़ी थी। विवान काव्या को देखते हुए, अंडस्को काव्या, काव्या तुम ठीक हो ना, इतना कहकर विवान काव्या की तरफ बढ़ने लगता है। तभी आर्यन अपने हाथ में ली गन विवान पर पॉइंट आउट करते हुए कहता है, अंडस्को खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। आर्यन की बात सुन विवान वहीं रुक जाता है। नव्या आर्यन से कहती है, अंडस्को आर्यन देखो, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम क्यों नहीं समझते ये बात। आर्यन नव्या को घूरते हुए कहता है, अंडस्को तुम नव्या नहीं हो तो अपनी ये बकवास बंद करो।
फिर आर्यन काव्या से कहता है अंडस्को आप हमारी नव्या है ना, जिसके जवाब में काव्या एक नज़र सबको देखती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है। नव्या गुस्से में अंडस्को ये क्या बकवास कर रही हो तुम काव्या, झूठ बोलना बंद करो, आखिरकार कब तक झूठ बोलोगी तुम। आर्यन नव्या को तरफ गन पॉइंट कर कहता है अंडस्को चुप, बिल्कुल चुप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए हमारी नव्या से इस तरह बात करने की। इतना कहकर आर्यन नव्या को तरफ गोली चला देता है। दक्ष, विवान और काव्या को बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस बात का, इसलिए वो लोग जैसे ही गन चलने की आवाज़ सुनते हैं वैसे ही बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और तीनों एक साथ नव्या चिल्लाते हैं। आर्यन जब काव्या के मुंह से नव्या नाम सुनता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वही दक्ष नव्या के पास पहुंचता है तो देखता है कि नव्या को कहीं भी गोली नहीं लगी थी, बल्कि गोली नव्या के पीछे दीवार पर जा लगी थी, जिसे देख सब राहत को सांस लेते हैं। वही आर्यन गुस्से में काव्या को पकड़ उसे अपने करीब खींच कहता है अंडस्को आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप हमारी नव्या नहीं है। विवान आर्यन को गुस्से से कहता है अंडस्को छोड़ उसे, उसके करीब जाने की कोशिश भी मत करना समझा। इतना कहकर विवान काव्या की तरफ जाने लगता है कि तभी आर्यन विवान के पैर पर शूट कर देता है, जिसे विवान जमीन पर गिर जाता है। काव्या विवान को ऐसे देख आर्यन को धक्का देकर उसके पास जाने की कोशिश करने लगती है। नव्या और दक्ष फौरन विवान के पास आकर उसे उठाने लगते हैं। दक्ष जो को अब तक शांति से खड़ा सब देख रहा था अब उसके सब ने जवाब दे दिया था। वो विवान को वही छोड़ आर्यन की तरफ बढ़ने लगता है। दक्ष को अपनी ओर बढ़ता देख आर्यन कहता है अंडस्को खबरदार अगर मेरे पास भी आए तो मैं तुम पर गोली चला दूंगा। पर दक्ष उसकी बात बिना सुने उसकी तरफ गुस्से में अपने कदम बढ़ा रहा था। दक्ष को रुकते न देख आर्यन काव्या पर गन पॉइंट आउट कर कहता है अंडस्को अगर अब तुम एक कदम भी आगे आए तो इसकी जान ले लूंगा। आर्यन जैसे ही काव्या पर गन पॉइंट करता है वैसे ही दक्ष अपने कदम वही रोक देता है। आर्यन सबको देख डेविल स्माइल करते हुए कहता है अंडस्को तुम सब ने बहुत गलत किया है मेरे साथ। फिर काव्या को देखते हुए अंडस्को और सबसे ज्यादा गलत आपने किया हमारे साथ, और अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। इतना कहकर आर्यन अपने होंठ काव्या के होंठों पर रख देता है, जिसे देख नव्या, दक्ष और विवान तीनों गुस्से में आर्यन को देखने लगते हैं। वही काव्या आर्यन से खुद के छुड़ाने लगती है पर आर्यन को पकड़ काव्या पर बहुत मजबूत थी, इसलिए उसकी सारी कोशिश बेकार जा रही थी। आर्यन के एक हाथ में गन ही थी और उसी हाथ से उसके काव्या के जबरदस्ती पलड़ा हुआ था और दूसरा हाथ को वो काव्या के पूरे शरीर पर चला रहा था। ये देख सबका खून खोल रहा था। आर्यन का ध्यान कहीं और पाकर विवान हिम्मत कर खड़ा होता है और वही दक्ष अपने हाथ में पकड़े गन से गुस्से में आर्यन के पैरों पर गोली चला देता है, जिसे आर्यन के मुंह से एक चीख निकल जाती है और उसकी काव्या पर से पकड़ ढीली हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर काव्या आर्यन के हाथों से गन लेकर उसे खुद से दूर धक्का मार देती है। काव्या जल्दी से भागकर नव्या के पास चली जाती है। नव्या काव्या को गले लगा लेती है। वही आर्यन गुस्से में सबको तरफ देख रहा था। आर्यन के सारे आदमी मारे गए थे, सिर्फ वही बचा हुआ था। दक्ष गुस्से में उसके पास जाता है और उसकी कॉलर से पकड़ उसे उठाते हुए कहता है अंडस्को तेरी हिम्मत कैसे हुए काव्या को किडनैप करने की, उसे शादी करने की कोशिश करने की। इतना कहकर दक्ष उसके मुंह पर जोरदार पंच मरता है, जिसे आर्यन संभाल नहीं पाता और सीधा जमीन पर गिर जाता है। दक्ष उसे लात मारते हुए कहता है अंडस्को प्यार करते हो ना तुम, और तुझे अपने प्यार को पहचान तक नहीं है। दक्ष उसे बहुत बेरहमी से मर रहा था। नव्या दक्ष को रोकते हुए अंडस्को दक्ष छोड़ दो उसे, उसकी गलती की सजा उसे कानून देगा। पर मानो दक्ष पर इन सब बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बेरहमी से बस उसे मारे जा रहा था। विवान भी बहुत गुस्से में था, वो भी आर्यन की तरफ बढ़ अपना दर्द कंट्रोल करते हैं अंडस्को उसके पेट पर जोरदार लात मारने लगता है, जिसे आर्यन के मुंह से खून आने लगा था। विवान का गुस्सा देख दक्ष रुक जाता है और वही विवान आर्यन पर हावी हो रहा था। वो अपना दर्द भूलकर उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। काव्या और नव्या उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नव्या विवान के पास जाकर उसे रोकते हुए कहती है अंडस्को विवान छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। विवान नव्या को साइड करते हुए अंडस्को नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, उसकी हिम्मत कैसे हुए मेरी काव्या को हाथ लगाने की।
इतना कहकर वो फिर से आर्यन को मरने लगता है। नव्या फिर दक्ष के पास जाकर कहती है अंडस्को दक्ष रोको अपने भाई को, वो इस तरह कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। पर दक्ष पूरी तरीके से नव्या को बात को इग्नोर कर देता है। तभी काव्या विवान के पास आती है और उसे रोकते हुए गुस्से में कहती है अंडस्को छोड़ दो उसे विवान, वो मर जाएगा। काव्या की बात सुन विवान रुक जाता है और काव्या को देखने लगता है, जिसके आंखों में आंसू थे। विवान काव्या को देख आर्यन को छोड़ उसे झट से अपने गले लगा लेता ही। काव्या वैसे ही खड़ी रहती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। वहां पुलिस को देख दक्ष नव्या को देखता है और नव्या अपनी नजरें चुरा के इधर उधर देखने लगती है और फिर पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है अंडस्को ये है आर्यन जिन्होंने मेरी बहन को किडनैप किया था, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। नव्या की बात सुन पुलिस इंस्पेक्टर आर्यन को देख अपने हवलदारों को उसे गिरफ्तार करने का इशारा करता है, तो वो जाकर आर्यन को हथकड़ी पहना देते हैं। इंस्पेक्टर नव्या से हाथ मिलाकर उसे ग्रीट कर वहां से आर्यन को लेकर चला जाता है। वही आर्यन अपनी अर्ध खुली आंखों से सबको गुस्से और नफरत में देख रहा था। 5 दिन बाद सब मिलकर मुंबई दक्ष के विला आ गए थे। 4 दिन बाद दक्ष नव्या और विवान काव्या की शादी थी, जिसकी तैयारी शुरू हो गई थी। पूरे विला को दादी के ऑर्डर के हिसाब से खूबसूरती के साथ सजा दिया गया था। इन 5 दिनों में दक्ष ने एक बार भी नव्या से कोई बात नहीं की थी। वही नव्या को दक्ष के इस बर्ताव से काफी गुस्सा आ रहा था। काव्या भी उस दिन के बाद विवान से कटी कटी रहने लगी थी। जब भी विवान काव्या के करीब जाता तो काव्या किसी न किसी बहाने से उसे दूर चली जाती थी, जिसका एहसास विवान को हो चुका था। सुबह का समय, सब डाइनिंग रूम में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी दादी कहती है अंडस्को दक्ष और विवान तुम दोनों आज मेरी दोनों बहुओं के साथ शॉपिंग पर जाओगे और उनकी पसंद के हिसाब से उनके लिए शादी का जोड़ा लोगे। दादी की बात सुन विवान तो खुश हो जाता है, क्योंकि इसी बहाने उसे काव्या के साथ थोड़ा वक्त मिलेगा और उनके बीच जी भी बात है वो क्लियर कर लेगा। पर दक्ष कहता है अंडस्को सॉरी दादी, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है तो मैं शॉपिंग पर नहीं जा सकता। दक्ष की बात सुन नव्या गुस्से में दक्ष को देखने लगती है। वही दादी कहती है अंडस्को कोई बहाना नहीं चलेगा दक्ष, आज से जब तक तुम्हारी शादी नहीं जो जाती तब तक तुम ऑफिस नहीं जाओगे। मैंने तुम्हारी असिस्टेंट से बात कर ली है। दक्ष आगे कुछ कहता उससे पहले ही दादी कहती है अंडस्को अब मुझे और बहस नहीं चाहिए, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। वही दक्ष भी दादी के बात मान चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। काव्या अपने मन में अंडस्को और सीट शॉपिंग करने के बहाने कही विवान ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे बार बार कैसे खुद से दूर करूंगी। अब चाहे कुछ भी ही मुझे विवान से साफ साफ बात कर ये बात यही खत्म करनी होगी, क्योंकि शादी का दिन भी नजदीक आ गए है। मुझे आज ही मौका देखकर विवान से बात करनी होगी। वही नव्या अपने मन में कहती है अंडस्को मुझे आज दक्ष से बात करनी होगी कि आखिरकार क्या वजह है जो वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है। फिर नव्या खुश होते हुए अपने मन में अंडस्को और क्या पता कहीं दक्ष खुद ही इस शादी से मना कर दे। फिर दूसरे ही पल नव्या उदास होते हुए अंडस्को पर उसे क्या हो फर्क पड़ता है, हमारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। यही सब सोचते हुए नव्या भी ब्रेकफास्ट करने लगती है। करीब 1 घंटे बाद चारों अपनी अपनी कार में बैठकर मॉल के लिए निकल जाते हैं। दक्ष और नव्या एक कार में, वही विवान और काव्या दूसरी कार में थे। विवान और काव्या कार की बैक सीट पर बैठे हुए थे। काव्या कार की विंडो से बाहर देख रही थी, वही विवान बस एकटक काव्या को देख रहा था, जो उसे इग्नोर कर रही थी। ये बार विवान अच्छे से समझ रहा था। विवान को काव्या का इस तरह उसे इग्नोर करता देख अब उसे गुस्सा चढ़ने लगा था। उसकी सहन शक्ति ने अब जवाब दे दिया था। विवान गुस्से में कार के पार्टीशन को ऑन कर एक झटके में काव्या को अपनी तरफ खींचता है। काव्या खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा विवान की बाहों में जा गिरती है। विवान काव्या को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। काव्या उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है अंडस्को क्या कर रहे हो, विवान छोड़ो। विवान काव्या को और कसकर पकड़ते हुए कहता है अंडस्को इस जिंदगी में तो मैं तुम्हें छोड़ने से रहा। विवान को बात सुन काव्या खामोश नजरें लिए विवान को देखने लगती है। काव्या को शांत देख विवान उसके चेहरे के करीब जाने लगता है। विवान अपने होंठ जैसे ही काव्या के होंठों से छूने वाला होता है वैसे ही काव्या अपना मुंह फेर लेती है, जिसे देख विवान को बहुत गुस्सा आता है।
विवान गुस्से में काव्या के चेहरे को पकड़ अपने सामने करते हुए कहता है, अंडस्को क्या हुआ है काव्या, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। विवान की बातों का काव्या कोई जवाब नहीं देती बल्कि अपनी पलकें झुका लेती है। विवान काव्या का जवाब न पाता देख गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, अंडस्को मैंने कुछ पूछा काव्या, जवाब दो। आखिर क्यों तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो? मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ उस हादसे के बाद से तुम मुझसे दूर दूर रहने लगी हो। ऐसी तो क्या गलती कर दी मैंने कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ या तो तुम बात बदल देती हो या मुझसे दूर भागने लगती हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम ऐसा बर्ताव करती हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। ऐसी तो कौन सी गलती कर दी है मैंने जिसकी सजा तुम मुझे दे रही हो? विवान को बातें सुन काव्या को आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर अभी भी काव्या खामोश अपनी नजरें नीचे कर बैठी थी। वो विवान की बातों का कोई जवाब नहीं देती। विवान काव्या की बाजी को झंझोड़ते हुए कहता है, अंडस्को मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अगर अब तुमने कुछ नहीं कहा तो याद रखना तुम्हारी ये खामोशी जान ले लेगी मेरी। विवान ने इतना ही कहा था कि काव्या उसे मुंह पर अपना हाथ रख देती है और कहती है, अंडस्को खबरदार अगर अपने मुंह से ऐसी कोई भी फालतू बातें निकली तो। विवान काव्या का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहता है, अंडस्को तो तुम बताओ ना कि क्यों तुम ऐसा बिहेव कर रही हो मेरे साथ। काव्या विवान की बातें सुन सुबकते हुए कहती है, अंडस्को विवान मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। काव्या की ये बात सुन विवान एकदम शॉक्ड हो जाता है। विवान काव्या के चेहरे के अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, अंडस्को ये क्या बकवास कर रही हो तुम काव्या? काव्या अपनी पलकें झुका कर कहती है, अंडस्को मैं तुम्हारे लायक नहीं रही अब विवान। मुझे उस आर्यन ने अपने हाथों से छूकर गंदा कर दिया है। अब मैं। इतना कहकर काव्या सुबकते हुए रोने लगती है। काव्या की बात सुन विवान उसे तुरंत अपने गले लगा लेता है और उसकी पीठ सहलाकर उसे शांत करते हुए कहता है, अंडस्को सही कहा तुमने काव्या कि तुम मेरे लायक नहीं हो। विवान की बात सुन काव्या विवान से दूर होकर उसकी आंखों में देखने लगती है। विवान अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, अंडस्को मैंने सही कहा तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम्हारा और मेरा तो कोई मेल ही नहीं है। जितना जमीन और आसमान में फर्क होता है उतना ही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम आसमान हो और मैं जमीन। अगर तुम मेरी जिंदगी में हो तो मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम गंगा जैसी पवित्र हो काव्या। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस आर्यन ने तुम्हें छुआ। मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है और मुझे अपनी काव्या पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर विवान काव्या के माथे को चूम लेता है। काव्या की आंखों से कुछ बूंद आंसू लुढ़ककर उसके गाल पर गिर जाते हैं और वो विवान को कसकर हक कर लेती है। कुछ देर ऐसे ही हक करने के बाद काव्या को रियलाइज होता है कि विवान उसे वापस से हग नहीं कर रहा। इस कई काव्या विवान से अलग होकर उसे देखने लगती है। काव्या के इस तरह देखने से विवान मुंह फुलाते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। काव्या विवान के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते है, कहती है, अंडस्को अब तुम्हें क्या हुआ, तुमने क्यों मुंह फूला रखा है? काव्या की बात सुन विवान हल्के गुस्से में नाराज हूँ तुमसे और तुम अब मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। विवान की बात सुन काव्या कहती है, अंडस्को तुम क्यों नाराज हो रहे हो? मैंने क्या किया? विवान काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, अंडस्को प्रॉब्लम यही तो है कि तुमने कुछ किया नहीं काव्या। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्या तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास भी नहीं था कि तुम कम से कम मेरे पास आकर जो भी तुम्हारे दिल में बातें चल रही हो उसे क्लियर कर सको? क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो ऐसे ही बीच रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ दूँ? कम से कम एक बार ही सही पर तुम ही मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना। विवान की बातें सुन काव्या को एहसास हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसकी इस गलती की वजह से उसने विवान को काफी हर्ट कर दिया है। काव्या झट से विवान के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, अंडस्को आई एम सॉरी विवान। ये सब ऐसे हुआ, मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। मेरे मन में जो आता रहा मैं वही करती गई, मैंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। आई एम सॉरी। विवान अभी भी काव्या को कोई जवाब नहीं देता। काव्या विवान को ऐसे देख उसे दूर होकर उसका चेहरा पकड़ उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे सॉफ्टली किस करने लगती है। विवान को काव्या का इस तरह किस करना बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए कुछ देर बाद विवान भी काव्या का साथ देने लगता है। दोनों एक दूसरे के एहसास में खो जाते हैं। ...
वही कार में दूसरी तरफ नव्या और दक्ष चुपचाप बैठे हुए थे। नव्या कार की विंडो से बाहर देख रही थी, वही दक्ष बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। नव्या बीच बीच में चोर नजरों से दक्ष को देख रही थी, पर दक्ष पूरी तरीके से अपने काम में बिजी था। नव्या अपने मन में अंडस को लगता है ये वाइल्ड एनिमल सुधर गया है। पहले हर वक्त मुझे नोचने के लिए तैयार रहता था और देखो अब चुपचाप बैठा है। यही सब सोचते सोचते थोड़े वक्त में दोनों कार एक मॉल के सामने आकर रुकती और चारों मॉल के अंदर चले जाते हैं। काव्या और विवान के फेस पर इस वक्त एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, जिसे नव्या ने भी नोटिस कर ली थी। उन्हें इस तरह देख नव्या को भी काफी खुशी मिल रही थी। चारों एक साथ मॉल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहां सिवाय उन चारों के और कुछ स्टाफ मेंबर्स के सिवाय कोई नहीं दिखाई दे रहा था। नव्या और काव्या हैरानी से इधर उधर देखने लगते हैं। नव्या अपने आसपास देखते हुए अंडस को ये जगह इतनी खाली क्यों है, यहाँ कोई और क्यों नहीं है। नव्या की बात सुन विवान मुस्कुराते हुए कहता है, अंडस को भाभी ये फ्लोर सिर्फ अपनी फैमिली वालों के लिए ही अवेलेबल रहता है, यहाँ हमारे सिवाय किसी का आना मना है। नव्या विवान को बातों को मजाक में लेते हुए कहती है, अंडस को बस बस विवान तुम तो रहने ही दो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये मॉल तुम्हारा खुद का है। नव्या की बात सुन काव्या भी हंसते हुए विवान को देखने लगती है। वही दक्ष बिना किसी भाव के चुपचाप खड़ा था। विवान नव्या और काव्या के बीच जाकर उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अंडस को माय डियरेस्ट भाभी आपने सही कहा, ये मॉल हमारा ही है, मेरा मतलब आपके हस्बैंड का। विवान की बात सुन नव्या और काव्या दोनों शॉक्ड हो जाती है। काव्या हकलाते हुए, अंडस को इतना बड़ा मॉल, ये दक्ष जीजू आपका है। काव्या के मुंह से जीजू वर्ड सुन दक्ष काव्या को देखने लगता है। वही नव्या भी काव्या को देखने लगती है। काव्या अपने कंधे उचकाते हुए, अंडस को व्हाट, आप दोनों ऐसे क्या देख रहे हैं, अब आप दोनों की शादी होने वाली है, इसका मतलब तो यही है ना कि मैं दक्ष जीजू को जीजू कह सकती हूँ। काव्या की बात सुन नव्या कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष कहता है, अंडस को चलो टाइम मत वेस्ट करो, जो भी लेना है ले लो। इतना कहकर दक्ष आगे बढ़ जाता है और एक कोने में अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है। दक्ष को जाता देख विवान भी काव्या का हाथ पकड़ उसे वहां से दूसरी तरफ ले जाता है। वही एक सेल्समैन आकर नव्या को ग्रीट करता है, बदले में नव्या भी उसे ग्रीट करती है। सेल्समैन, अंडस को आइए मैम, आपको जो भी चाहिए हम आपको दिखाते हैं। उसकी बात मानते हुए नव्या उसके साथ चली जाती है। वही दक्ष की नज़र नव्या पर थी। सेल्समैन नव्या को ब्राइडल लहंगा दिखा रहा था, जो कि बेहद खूबसूरत थे। नव्या को उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे ना चाहते हुए भी वो सब देखने पड़ रहे थे। नव्या अपने काम में बिजी थी, वही वो सेल्समैन आंखें फाड़े नव्या की खूबसूरती को देख रहा था। वो एकटक नव्या को ऊपर से लेकर नीचे तक निहार रहा था। तभी दक्ष वहां आता है, जिसे देख वो सेल्समैन अपनी नज़र नव्या से हटा लेता है और हड़बड़ाकर उसे ग्रीट करता है। जलाल भी उसी वक्त वहां आ जाता है। जलाल को बिना देख दक्ष कहता है, अंडस को उठाओ इस कचरे को यहाँ से, और याद रहे सजा ऐसी होनी चाहिए कि आज के बाद कोई चीज़ देखने के लायक ना रहे। दक्ष की बात सुन वो सेल्समैन घबरा जाता है और दक्ष के पैरों में गिर कहता है, अंडस को क्या गलती हो गई मुझसे बॉस। नव्या अपनी जगह से फौरन खड़ी होते हुए कहती है, अंडस को क्या हुआ, दक्ष क्या किया है उन्होंने। दक्ष नव्या की बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी वहां मैनेजर आ जाता है। मैनेजर अपना सिर झुकाकर कहता है, अंडस को क्या हुआ बॉस, कुछ गलती हो गया हमसे। दक्ष सर्द आवाज में कहता है, अंडस को मुझे यहाँ एक भी मेल स्टाफ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट फीमेल स्टाफ ओनली। दक्ष की बात सुन मैनेजर कहता है, अंडस को जैसा आप कहे बॉस। फिर वो मैनेजर एक नज़र उस मेल स्टाफ को देखता है, पर मैनेजर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दक्ष से उस आदमी की क्या गलती है ये बात पूछ सके। वो सेल्समैन समझ चुका था कि दक्ष उसे ऐसी सजा क्यों दे रहा था। तभी वो सेल्समैन फिर से रोते रिड़गिड़ाते हुए कहता है, अंडस को बॉस प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। दक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में, अंडस को तुमने सुना नहीं, जलाल इस कूड़े को लेकर जाओ यहाँ से फौरन। दक्ष को बात सुन जलाल फौरन उस सेल्समैन को वहाँ से घसीटते हुए ले जाते हैं। वो आदमी चीखता चिल्लाता है, पर दक्ष का उस पर कोई असर नहीं होता। वही मैनेजर भी वहाँ से निकल अपने काम पर लग जाता है। नव्या गुस्से में दक्ष को अपनी तरफ कर कहती है, अंडस को तुम पागल हो क्या दक्ष,
ऐसा क्या किया है उसने कि तुमने उसे इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दी? नव्या की बात सुन दक्ष उसे गुस्से में कहता है अंडस्को दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, समझी? तो अपने काम से काम रखो। तभी वहाँ एक फीमेल स्टॉस आती है और दक्ष को ग्रीट करती है। बदले में दक्ष उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसे देख वो फीमेल स्टॉस थोड़ी सी उदास हो जाती है। नव्या घूर घूर कर उस फीमेल स्टॉस की देख रही थी। उसने काफी रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे, थाई तक ब्लैक टाइट्स कट और उसके ऊपर एक वाइट शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिसमें उसकी क्लीवेज काफी हद तक विजिबल हो रही थी। वो फीमेल स्टाफ भी नव्या को जेलेसी में घूरने लगती है। तभी दक्ष अपना हाथ नव्या की कमर में डाल उसकी साइड से खींच अपने करीब करते हुए कहता है अंडस्को मेरी ब्राइड के लिए यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल ब्राइडल लहंगा की कराओ। दक्ष की बात सुन नव्या शॉक्ड होकर उसे देखने लगती है। वही वो फीमेल स्टाफ नव्या को और जेलेसी से घूरने लगती है। उस फीमेल स्टॉस की तीखी नज़र नव्या पर महसूस होते ही दक्ष गुस्से में मैनेजर को आवाज लगाता है। दक्ष को आवाज इतनी खतरनाक थी कि विवान और काव्या जो अलग सेक्शन में थे उन्हें भी उसकी आवाज आती है। काव्या विवान को देखते ही अंडस्को ये आवाज तो जीजू की है ना, जिसके जवाब में विवान कहता है अंडस्को पता नहीं अब किसकी सामत आई है। विवान की बात सुन काव्या खड़ी होकर उसका हाथ पकड़ वहां से निकल जाती है। वही नव्या और वो फीमेल स्टाफ भी दक्ष को देखने लगती है। मैनेजर अपना पसीना पोंछते हुए भागते भागते वहां आता है। मैनेजर अपना सर झुकाकर अंडस्को जी सर। तभी वहां विवान और काव्या भी आ जाते हैं। विवान दक्ष से अंडस्को क्या हुआ भाई? दक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में अंडस्को ये मॉल मैंने शॉपिंग पर्पज से खोला है। फिर एक नज़र उस फीमेल स्टाफ को देखकर अंडस्को ना कि इस जैसी ब्लडी स्लट को अपॉइंट करने के लिए। दक्ष की बात सुन वो फीमेल स्टाफ कांपने लगती है। मैनेजर उस फीमेल स्टाफ को गुस्से में घूरते हुए अंडस्को आई एम सॉरी सर, मैं अभी इसे इस नौकरी से निकाल देता हूँ। फीमेल स्टाफ रोते हुए अंडस्को सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। दक्ष सर्द आवाज में कहता है। मैनेजर से कहता है अंडस्को आइंदा ये बात ध्यान रहे, मुझे मेरे स्टाफ में ऐसे लोग नज़र नहीं आने चाहिए और आगे से कोई भी यहाँ इस तरह के बेहुदा कपड़े नहीं पहनेगा। दक्ष ने इतना कहा ही था कि वहाँ 2 वुमन सिक्योरिटी गार्ड्स आती है और उस फीमेल स्टाफ के घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। वो फीमेल स्टाफ रो रही थी, बिलख रही थी, पर इन सब का दक्ष पर कोई असर नहीं होता। नव्या तो बस आंखें फाड़े वो सब देख रही थी कि कैसे कुछ ही मिनटों में दक्ष ने 2 लोगों को बेइज्जत कर नौकरी से धक्के मार के निकाल दिया था। उसके बाद दक्ष विवान से कहता है विवान चलो मेरे साथ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है कंपनी के बारे में। फिर दक्ष काव्या को देख कहता है अंडस्को तुम दोनों अपनी पसंद से बाकी की शॉपिंग कर लो। इतना कहकर दक्ष विवान के साथ वहां से चला जाता है और वही एक कोने में बैठकर अपना काम करने लगता है। नव्या अभी शॉक में थी दक्ष का ऐसा बिहेवियर देख के। काव्या नव्या को हिलाते हुए उसे होश में लाते हुए कहती है अंडस्को मैडम क्या हुआ, चलो शॉपिंग नहीं करनी क्या? काव्या की बात सुन नव्या होश में आती है और फिर उसके साथ बाकी के कपड़े देखने लगती है। काव्या नव्या को एक लहंगा देते हुए कहती है अंडस्को नव्या ये देखो कितना सुंदर लहंगा है, जाओ तुम ट्राई करके आओ। काव्या को बात सुन नव्या माना करते हुए कहती है अंडस्को इसमें क्या ट्राई करना, ये लहंगा अच्छा ही है। नव्या की बात सुन काव्या चिढ़ते हुए कहती है अंडस्को नव्या जाना प्लीज मेरे लिए। नव्या कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, उससे पहले ही काव्या उसे आंख भरी आंखों से देखने लगती है। काव्या के इस तरह जिद करने से नव्या ना चाहते हुए भी वह लहंगा लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है। वही नव्या के जाने के बाद काव्या मुस्कुराते हुए अपने लिए और कपड़े देखने लगती है। इधर ट्रायल रूम में नव्या कब से अपने ब्लाउज का हुक बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे वो बंद नहीं हो रहा था। नव्या फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अंडस्को इसीलिए मुझे इंडियन कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद, इनके कभी हुक्स ही बंद नहीं होते तो कभी कुछ नहीं होता। तभी नव्या को अपने पीठ पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। वैसे ही नव्या हड़बड़ा कर सामने मिरर में देखती है तो उसे दक्ष दिखाई देता है, जो उसके हुक्स बंद कर रहा था। दक्ष को वहां देख नव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो तुरंत अपने हाथों से खुद को कवर करने लगती है। नव्या को ऐसा करते देख दक्ष के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है अंडस्को ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने ना देखा हो, तो तुम्हें मेरे सामने ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर दक्ष नव्या के नेक पर बाइट कर लेता है, जिसे नव्या की हल्की सी चीख निकल जाती है।
नव्या गुस्से में अपने दुपट्टे को लेकर दक्ष की तरफ पलटकर कहती है अंडस्को तुम अंदर क्यों आए जाओ यहाँ से। पता नहीं सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में। दक्ष नव्या की कमर पकड़ खुद के करीब कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे पेशेंटली किस करने लगता है। नव्या दक्ष के इस मूवमेंट से बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। दक्ष नव्या के होंठों पर बाइट कर लेता है जिसे नव्या होश में आती है। नव्या दक्ष के खुद से दूर करने की कोशिश करती है तो दक्ष उसका दोनों हाथ पकड़ उसके कमर के पीछे कर देता है और उसे पागलों की तरह किस करने लगता है। दक्ष को जब महसूस होता है कि नव्या के सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो उसके होंठों को छोड़ उसके गले पर और कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगता है। वही नव्या अपनी सांसें कंट्रोल करने लगती है। दक्ष नव्या के कंधे से उसका दुपट्टा जाता कर उसके कंधे पर भी किस करने लगता है। नव्या हाफते हुए अंडस्को दक्ष प्लीज स्टॉप, कोई आ जाएगा। नव्या की बात को इग्नोर कर दक्ष अपने घुटने के बल बैठ जाता है और नव्या के पेट पर किस करने लगता है और उसकी नॉवेल में अपनी जीभ डालकर गोल गोल घुमाने लगता है जिसे नव्या की सिसकियां निकलने लगती है। नव्या दक्ष के कंधे पर हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करने लगती है। अब दक्ष पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुका था। वो झट से नव्या के लहंगे को डोरी पकड़ के खोल देता है जिसके साथ ही नव्या का लहंगा जमीन पर गिर जाता है। ऐसा होते ही नव्या की सांसें वही थम जाती है। तभी ट्रायल रूम के गेट पर काव्या नोक करती है अंडस्को नव्या और कितना वक्त लगेगा। काव्या की आवाज़ सुन दक्ष अपने सेंस में आता है और फटाक से नव्या से दूर हो जाता है और नव्या भी झट से अपना लहंगा उठाकर वापस से पहनते हुए कहती है अंडस्को हाँ बस हो गया तू चल मैं आ रही हूँ। नव्या की बात सुन काव्या चली जाती है। काव्या के जाने के बाद नव्या भी दक्ष को गुस्से में घूरते हुए बाहर निकल जाती।